अध्याय 21, पहली प्रस्तुति। उसके शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया। स्लीपरों ने सनी को अलग अलग भावनाओं के साथ देखा, कहीं हैरानी, कहीं सदमा। मजाकिया आंखों वाला वह युवक बस शालीनता से मुस्कुरा रहा था। ईमानदारी से कहें तो पहले नाइटमेयर में ही एक असेंडेड एस्पेक्ट हासिल करना बेहद दुर्लभ था। वह निश्चित ही खास था, शायद असाधारण भी। दरअसल उनकी स्पष्ट भिन्नताओं के बावजूद वह युवक किसी तरह सनी को हीरो ऑरो ऑफ द नाइन की याद दिला रहा था। उनकी आंखों की गहराई में एक खास किस्म की गणनात्मक ठंडक छिपी थी। सनी ऐसे लोगों से पहले मिल चुका था, अधिकतर बाहरी इलाकों की सड़क गैंगों के अनुभवी लोगों में। वे इस तरह की ठंडक को मर्डर मैथ कहते थे। मूलतः यह एक आदत थी जो अनुभवी लड़ाकों में विकसित हो जाती थी। वे कहीं भी हों, किसी भी मनस्थिति में हों, उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सामने खड़े व्यक्ति को मारने का सबसे कारगर तरीका गिनता रहता था, बस अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए। उफ, मुझे ऐसे ही किसी से दुश्मनी क्यों मोल लेनी पड़ी। लेकिन सनी के पास शिकायत करने का कोई आधार नहीं था। आखिरकार ये सब उसने खुद ही शुरू किया था। कुछ सेकंड बाद उस युवक के साथियों में से एक ने आखिरकार पलक झपकाए और बोला, ओह दोस्त, शायद तुम्हें स्पेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कास्टर के नतीजे वाकई शानदार हैं। फिर उस शानदार कास्टर की ओर चोरी से देखते हुए उसने जोड़ा, आखिरकार वह एक लेगेसी है, एक वास्तविक जीता जागता अवेकन क्लैन का वंशज। सनी ने मजाकिया आंखों वाले युवक के बारे में अपनी राय बदली। लेगेसी लोगों को चलना सीखते ही स्पेल में प्रवेश की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उनके लिए संक्रमित होना एक संभावना नहीं बल्कि तय था। वे बेहद खतरनाक लोग होते थे। वाह क्या किस्मत है, उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा और अपनी भौहें और गहरी कर लीं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसे तुम शानदार कहते हो? स्लीपरों की आंखों में हैरानी धीरे धीरे शत्रुता में बदलने लगी। सुनो दोस्त, अगर तुम्हें असेंडेड एस्पेक्ट शानदार नहीं लगता तो ज़रा अपने अद्भुत नतीजे भी हमारे साथ साझा करो। बताओ तो सही, तुम्हारी अप्रेजल क्या थी? कास्टर अब भी चुप था और मुस्कुरा रहा था, मगर उसके रक्षक बेचैन होने लगे थे। यही तो सनी चाहता था। वह घोर तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। मैं बता देता, मेरी अप्रेजल थी, ओह ग्लोरियस। हाँ ग्लोरियस, और जो एस्पेक्ट मुझे मिला वह डिवाइन रैंक का था। इसके बाद उसे कई अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा। किसी ने भी पहले कभी डिवाइन एस्पेक्ट नहीं पाया था, इसलिए स्वाभाविक था कि लोग उसे पागल समझने लगें। फिर भी कहीं न कहीं संदेह की एक पतली सी लकीर बाकी थी, शायद वह अजीब आदमी सच में। ध्यान रहे, मैं कोई ऊंचे दर्जे का लेगेसी नहीं हूँ। मैं बाहरी इलाकों से हूँ। मैंने कभी लड़ाई की ट्रेनिंग तक नहीं ली। इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी उसे बस एक्सेलेंट मिला। उसने नाइटमेयर में किया ही क्या, पूरा समय नाक खुजाता रहा। उसकी डींग सुनते ही सब स्लीपरों के हाव भाव बदल गए। बिना ट्रेनिंग का बाहरी इलाकों का चूहा, हाँ बिल्कुल, वह किसे बेवकूफ़ बना रहा था। आखिरकार उसी शालीन मुस्कान के साथ कास्टर बोला, ग्लोरियस, दिलचस्प, क्या तुम बता सकते हो कि नाइटमेयर में तुम्हारी उपलब्धियां क्या थीं? सनी ने दांत दिखाए, ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने एक अवेकन टायरेंट को मारा। उसे कुछ पलों की तीव्र पीड़ा दे रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसका भाव बस आत्मसंतुष्ट और उकसाने वाला था। एक टायरेंट का जिक्र, वह भी अवेकन, सुनते ही कुछ स्लीपर उपहास में मुस्कुरा दिए। ओह सच में? उसे मारा कैसे? सनी के चेहरे पर घमंड आ गया। कैसे? सुनो, मुझे उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। मैंने बस थूका और वह चिथड़ों में बिखर गया। ये सच था। सनी ने वेदी पर खून की एक थूक गिराई थी और नतीजे में शैडो गॉड ने माउंटेन किंग को निर्दयता से टुकड़ों में काट दिया था। कोई खुलकर हंस पड़ा। यह आदमी या तो पागल है या जानबूझकर मजाक कर रहा है। सुनो छोटे कद वाले, थोड़ी शालीनता रखो, ठीक है? ऐसी बकवास पर कौन यकीन करेगा? सनी सच में गुस्से में था। वह पलटकर कहना चाहता था कि वह छोटा नहीं है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह झूठ होता, कमबख्त। इसलिए उसने दांत भींचे और आक्रोश से भरी आवाज में कहा, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि यह झूठ नहीं है। क्या तुम सच में जोर दे रहे हो कि तुमने एक अवेकन टायरेंट को मारा, और वह भी बंदूक से? सनी ने भौहें सिकोड़ी। यही सच है, और हंसी फूट पड़ी। पागल कमीना, इसे तो अपनी ही बकवास पर यकीन है। सन की है, पूरा सन की। अचानक कास्टर ने अपने साथियों को रोका। दोस्तों, हंसी थमी तो उसने दोस्ताना अंदाज में पूछा, और क्या हासिल किया? क्या ये काफ़ी नहीं था? सनी ने ठुड्डी उठाए। कुछ और? ओह देखूं, ओह हाँ, मैंने कई देवताओं से बात की, हालांकि वे सब मर चुके थे। मैंने उनमें से एक को जगा दिया। उसने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक देवता का आशीर्वाद मिला, समझे तुम लोग? स्लीपर चुपचाप सिर हिला रहे थे या उसे तरस की नज़र से देख रहे थे। कास्टर ने आह भरी। समझ गया। खैर, तुम्हारी उपलब्धियों के मुकाबले मेरी तो काफ़ी साधारण लगती हैं। हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है कि जब हम ड्रीम रियल में प्रवेश करेंगे तब भी तुम उतने ही सफल रहोगे। सनी ने श्रेष्ठता भरी मुस्कान के साथ कहा। यकीन मानो, रहूंगा। इतना कहकर वह मुड़ गया और चल पड़ा। काम पूरी तरह हो गया। उसे पूरा यकीन था कि इस प्रदर्शन के बाद कोई भी यह नहीं मानेगा कि उसके पास कोई शक्तिशाली एस्पेक्ट है या उसने नाइटमेयर में कुछ भी उल्लेखनीय किया है। उसने उन्हें सच ही बताया था, फिर भी सबने उसके उलट पर भरोसा कर लिया। क्या गजब का एहसास। अब लोग उसके बारे में क्या सोचते थे कि वह कमज़ोर है, बिना शिक्षा के बाहरी इलाकों में पला बड़ा है और उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। उससे भी बढ़कर वह या तो पागल है या बेहद मूर्ख। उसका मिजाज भी खराब है। सचमुच दयनीय और तुच्छ इंसान। अब जब भी उससे उसके एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाता, वह ईमानदारी से कह सकता था कि वह डिवाइन रैंक का है और लोग हंस देते। लोग यह मानने से पहले कि वह कोई खास है, स्पेल के अस्तित्व पर ही शक कर लेते। वह छत से चिल्लाकर भी अपनी उपलब्धियां बताए, तब भी कोई यकीन नहीं करता। नतीजतन कोई भी कभी यह संदेह नहीं करेगा कि उसके पास एक ट्रू नेम है। बस इंतजार करो मूर्खों, एक दिन मैं ही हंसूंगा। चलते चलते उसने एक स्लीपर को कास्ट से कहते सुना, तुमने उस पागल को उसकी औकात क्यों नहीं दिखाए? उसने तुम्हारा अपमान किया है। थोड़ी देर बाद कास्ट ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी और नर्म थी। बेचारा बच्चा शायद नाइटमेयर में अपना दिमाग खो बैठा है। ऐसा अक्सर होता है। वह ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, इसलिए दयालु होना ही कम से कम है। सनी के होंठ के कोने में हल्की सी ऐंठन हुई। कितना अच्छा इंसान है। वह जानता था कि कास्ट की बात एक गलत धारणा पर आधारित है, लेकिन फिर भी किसी वजह से उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अध्याय 22, लाशों का कोना। अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर सनी हॉल के एक सुनसान कोने की ओर लौट गया। उसे महसूस हो रहा था कि लोग उसे उपहास, तिरस्कार और दया की नज़रों से देख रहे हैं। कोई भी उसके पास खड़ा होने को तैयार नहीं था। ये ठीक ही था, वैसे भी उसे किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए थी। फिर भी क्या उनकी प्रतिक्रिया कुछ ज़्यादा नहीं थी? ऐसा तो नहीं था कि वह कोई संक्रामक बीमारी लेकर घूम रहा हो। खैर, स्पेल को छोड़कर। लेकिन वह सच में कोई बीमारी नहीं थी, ये बात यहाँ मौजूद हर किसी को पहले से पता होनी चाहिए थी। आखिरकार वह भीड़ से निकलकर उस कोने तक पहुँच गया। किसी वजह से स्लीपर उस जगह के पास जाने से कतराते थे। इस समय वहाँ केवल एक लड़की चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी। सनी ने उसे ध्यान से देखा। वह शांत लड़की नाजुक, शालीन और बेहद सुंदर थी। उसके कपड़े साफ सुथरे और सलीकेदार थे। वे महंगे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें अच्छा स्वाद झलकता था। हल्के सुनहरे बाल, बड़ी नीली आंखें और बेहद नफीस चेहरे के साथ वह किसी सुंदर चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लगती थी। वह सूक्ष्म रूप से मनमोहक थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था। सनी ने भौहें सिकुड़ी, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर उसे असहज क्या कर रहा है। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, उसकी खाली, भावहीन दृष्टि उसे माउंटेन किंग की याद दिला रही थी। चौंककर सनी समझ गया कि वह लड़की अंधी थी। खुद को संभालने में उसे कुछ पल लगे। कितनी अफसोस की बात है। थोड़ा निराश होकर वह सावधानी से बेंच के दूसरे सिरे पर बैठ गया। अगर वह स्पेल में प्रवेश से पहले ही अंधी होती तो पहला नाइटमेयर कभी पार नहीं कर पाती। इसका मतलब था कि उसकी दृष्टि अप्रेजल के परिणामस्वरूप चली गई थी। यही उसका फ्ला था। अचानक सनी को बेहद बेचैनी महसूस हुई। उसके सीने में ठंडक फैल गई। और मैं सोच रहा था कि मेरा फ्ला बुरा है। दृष्टि के बदले उस अंधी लड़की को चाहे जो भी एस्पेक्ट एबिलिटी मिली हो, वह व्यावहारिक रूप से मौत की सज़ा थी। ड्रीम रियल में एक अंधे व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं थी, कम से कम एक डोमेंट कॉ के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक अर्थ में वह लड़की पहले से ही मर चुकी थी। वह एक चलती फिरती लाश थी। बेहद विचलित महसूस करते हुए सनी ने नज़रें फेर लीं और स्लीपरों की भीड़ का अध्ययन करने लगा। अब वह समझ गया कि लोग इस कोने से क्यों बच रहे थे। उस लड़की के चारों ओर मौत की एक अदृश्य लेकिन लगभग ठोस सी आभा फैली हुई थी। स्लीपर आमतौर पर ज्यादा अंधविश्वासी नहीं होते थे, लेकिन कोई भी उसकी संगति में असहज महसूस करता। इस समझ के साथ सनी को अचानक ये दिखने लगा कि हॉल में खड़े युवा लोग किस तरह समूहों में बटे हुए थे। अनजाने में वे सभी अपनी अपनी परिस्थितियों वाले लोगों के पास खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हॉल के सबसे आखिरी सिरे पर मंच के करीब एक दो छोटे समूह थे। इन समूहों के लोग बाकी स्लीपरों से अलग नजर आ रहे थे। वे आत्मविश्वासी, शांत और तैयार दिखते थे। ये लेगेसीज थे जिन्हें जन्म से ही स्पेल के लिए प्रशिक्षित किया गया था और जिनके बचने की संभावना सबसे अधिक थी। कास्ट उनमें खास तौर पर अलग दिख रहा था। उनके पास ही अच्छे कपड़े पहने युवाओं का एक बड़ा समूह था। वे जोशीले और उत्साहित थे और बस थोड़ा सा नर्वस। ये अमीर और उच्च पदस्थ नागरिकों की संतानें थीं। उनके पास निजी प्रशिक्षकों को रखने के लिए भरपूर धन था, यहाँ तक कि अवेकेंड प्रशिक्षकों को भी। उनके बचने की संभावना काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद सबसे बड़ा समूह था जिसमें मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे शामिल थे। उन्हें भले ही अवेकेंड प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण का सौभाग्य न मिला हो, लेकिन उनकी शिक्षा बुरी नहीं थी।
सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में ज़रूरी ज्ञान और कौशल शामिल करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी ताकि संभावित स्लीपरों को पहले से तैयार किया जा सके। उनमें से कुछ ने निजी तौर पर अतिरिक्त प्रशिक्षण भी लिया होगा। जीवित रहने के लिए इन स्लीपरों को भरपूर प्रयास करना होगा और थोड़ी किस्मत भी चाहिए होगी। लेकिन यह असंभव नहीं था। इसी वजह से वे तनावग्रस्त और घबराए हुए दिख रहे थे। और आखिर में थे सनी और वह अंधी लड़की। लाशें। हॉल में मौजूद बाकी स्लीपरों की नज़र में उनके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। कितना मनोहर दृश्य है। युवा स्लीपरों ने अवचेतन रूप से खुद को इसी तरह बांट लिया था। इस नियम का एकमात्र अपवाद वह चांदी सी बालों वाली लड़की थी जो सबसे अलग, अकेली खड़ी थी, मानो हवा में फैले तनाव और घबराहट से पूरी तरह उदासीन। वह दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद किए, अब भी संगीत सुन रही थी। लेकिन चाहे वे किसी भी समूह से हों या उनके प्रशिक्षण का स्तर कुछ भी हो, हर कोई इंतजार करते करते थक चुका था। आखिर यह कमबख्त दीक्षा समारोह कब शुरू होगा? सनी ने झुंझलाकर सोचा। मानो उसके विचारों का जवाब देते हुए गहरे नीले रंग की वर्दी पहने एक लंबा आदमी मंच पर दिखाई दिया। वह सिर्फ लंबा ही नहीं था, वह लगभग एक दैत्य जैसा था। सनी को तो ये तक ख्याल आ गया कि कहीं उसकी माँ ने किसी भालू के साथ पाप तो नहीं कर लिया था। बेशक यह असंभव था, स्पेल के प्रकट होने से बहुत पहले ही भालू विलुप्त हो चुके थे। लेकिन उसने एक किताब में उनकी तस्वीरें देखी थीं और वे कुछ कुछ ऐसे ही लगते थे। तो फिर कोई भालू जैसा नाइटमेयर क्रिएचर रहा होगा। उस विशाल आदमी के कंधे चौड़े थे, शरीर एथलेटिक था और उसकी भूरी दाढ़ी बेहद शानदार थी। उसकी आंखें शांत और गंभीर थीं। मंच के बीचों बीच पहुंचकर उसने स्लीपरों पर एक लंबी नज़र डाली। जब उसकी दृष्टि उस सुनसान कोने तक पहुंची तो सनी अचानक घबरा गया। ओह, उम्मीद है कि उसके पास कोई टेलीपैथिक एबिलिटी ना हो, वरना शायद वह अपनी माँ की तरफ से बदला लेते हुए मेरी एक दो टांगें अलग कर दे। उस आदमी ने सनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी नज़रें भीड़ की आगे की पंक्तियों पर लौटा लीं। फिर गहरी और गूंजती आवाज में बोला, मैं अवेकेंड रॉक हूँ। स्लीपरों अकादमी में आपका स्वागत है। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। 1 महीने से भी कम समय में तुम्हें ड्रीम रियल में बुलाया जाएगा। तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वे अच्छी तरह तैयार हैं। तुम गलत हो। स्पेल निर्दयी और चालाक है। जिस पल अवेकेंड खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगते हैं वे मर जाते हैं। मैंने तुम्हारे जैसे अनगिनत स्लीपरों को मरते देखा है। मैंने अनुभवी मास्टर्स को भी मरते देखा है। यहाँ तक कि सेंट्स के लिए भी जीवित रहना तय नहीं है। हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद, सनी ने व्यंग्य से सोचा। अगले 4 हफ्तों में हम तुम्हारे जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तुम्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन उनके नाम से भ्रमित मत होना। अंत में तुम ड्रीम रियल्म से जिंदा लौटोगे या नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तुम पर। जीवित रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और केवल तुम्हारी। लेगेसीज को छोड़कर बाकी स्लीपर एक दूसरे को बढ़ते डर के साथ देखने लगे। अवेकेंड रॉक ने आगे कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे। यह अफसोस की बात है क्योंकि तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन स्पेल ने कुछ और ही तय किया है। तुम पहले नाइटमेयर से गुजर चुके हो, इसलिए जानते हो कि यह कैसा होता है। तुम्हारे माता पिता, शिक्षक और दोस्त अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी मुझे तो काफ़ी समय से उनमें से कोई मिला ही नहीं, सनी ने सोचा। रॉक का भाषण सुनते हुए सनी को खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस हुआ। उसके लिए ये सब पुरानी बातें थीं। फिर भी वह प्रशिक्षक का उद्देश्य समझता था। उसे युवा स्लीपरों को डराना था, क्योंकि डर ही एकमात्र चीज़ थी जो उन्हें जिंदा रख सकती थी। आखिरकार भाषण अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचा। अवेकेंड रॉक ने विराम लिया ताकि बच्चे उसके शब्दों को समझ सकें। फिर एक छोटे से सिर हिलाने के साथ वह आगे बोला, अब हम नाइटमेयर्स और ड्रीम रियल्म के बीच के अंतर के बारे में बात करेंगे। अध्याय 23, सपने और नाइटमेयर्स। ये वही विषय था जिसमें सनी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। बेशक उसे स्पेल की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी थी, लेकिन पहला नाइटमेयर पहले ही उसे ये दिखा चुका था कि लोकप्रिय संस्कृति में जैसा दिखाया जाता है, वास्तविकता उससे कई छोटे पर बेहद महत्वपूर्ण तरीकों से अलग होती है। उसे सच और मिथक के बीच फर्क करना था, और स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह से ये सब सुनना बेहद फायदेमंद था जो वास्तव में ड्रीम रियल में जा चुका हो। इसलिए सनी पूरी तरह ध्यान लगाए बैठा था। अवेकेंड रॉक बोलने लगे, अधिकांश लोग जानते हैं कि नाइटमेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनका असर असली दुनिया और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तुम सबको पहले नाइटमेयर में प्रवेश से पहले चेतावनी दी गई थी कि अगर तुम वहां मारे गए तो एक नाइटमेयर क्रिएचर को दहलीज पार कर वास्तविकता में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। हाँ, यही वजह थी कि मास्टर जेट को उसके पास धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा था, ताकि अगर कोई राक्षस प्रकट हो तो उससे निपटा जा सके। पहले नाइटमेयर विशिष्ट होते हैं क्योंकि हर एक व्यक्तिगत होता है। इसी कारण केवल एक ही प्राणी प्रकट हो सकता है, लेकिन दूसरे नाइटमेयर से आगे हालात कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।
ये नाइटमेयर्स किसी संक्रमित व्यक्ति से जुड़े नहीं होते, इसके बजाय वे ड्रीम रियल्म में जन्म लेते हैं। जब तक नाइटमेयर का बीज परिपक्व होता है तब तक किसी भी संख्या में अवेकेंड उसे जीतने की कोशिश कर सकते हैं। नाइटमेयर्स का शिकार करना अवेकेंड की मुख्य जिम्मेदारी थी, ये बात सनी जानता था। अगर वे सभी मारे जाएं या बीज के परिपक्व होने से पहले उसे खोजने में असफल रहें तो असली दुनिया में एक गेट खुल जाएगा जिससे अनगिनत राक्षस बाहर निकल आएंगे। तुम सब इसके नतीजे जानते हो। अन्य अवेकेंड को इस ओर से हमले को रोकना पड़ेगा, लेकिन तब भी नागरिक आबादी के बीच भारी तबाही और नुकसान हो सकता है। गेट्स का खुलना पृथ्वी के हर इंसान के लिए डरावना था। ये स्पेल द्वारा लाई गई दूसरी बड़ी आपदा थी। पहली थी नाइटमेयर क्रिएचर्स का प्रारंभिक प्रकट होना। फर्क ये था कि पहली लहर में केवल डॉर्मेंट जानवर थे, लेकिन गेट्स की अपनी रैंक होती थी और किसी भी प्रकार का प्राणी उनसे होकर आ सकता था। सनी के जन्म से कुछ समय पहले ही एक रैंक 5 गेट के खुलने से पूरा एक महाद्वीप रहने लायक नहीं रह गया था। सौभाग्य से उच्च रैंक गेट बेहद दुर्लभ थे। अवेकेंड रॉक की आवाज़ और गंभीर हो गई, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अवेकेंड का उद्देश्य ड्रीम रियल में प्रवेश करना, परिपक्व हो रहे नाइटमेयर्स को खोजना और असली दुनिया को नुकसान पहुंचने से पहले उन्हें बंद करना है। इससे तुम समझ सकते हो कि ड्रीम रियल्म और नाइटमेयर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। अगर नाइटमेयर्स मंजिल हैं तो ड्रीम रियल्म रास्ता है, लेकिन वह इससे कहीं ज़्यादा भी है, काफ़ी काव्यात्मक है। क्या अवेकेंड रॉक में कभी हृदय भी है? सनी ने मन ही मन सोचा। सरल शब्दों में कहें तो ड्रीम रियल्म एक दुनिया है। यह विशाल, रहस्यमय और ज़्यादातर अनदेखी है, और यह मृत है। वहाँ नाइटमेयर क्रिएचर्स, भ्रष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और अब हम इनके अलावा कोई जीवन नहीं है। लेकिन ये हमेशा मृत नहीं थी। हम जानते हैं कि बहुत पहले ड्रीम रियल्म कई आदिम सभ्यताओं का घर था। वहाँ बहुत से, सनी जो जानता था उसके अनुसार वे खोई हुई सभ्यताएं वास्तव में आदिम नहीं थीं। बस उनका विकास तकनीक की जगह आत्माकोर और रहस्यवाद के इर्द गिर्द केंद्रित था, यानी चमत्कार और जादू। उनके नाम क्या थे? वे कैसे गिरीं? किसी को नहीं पता। शायद उन्हें स्पेल ने नष्ट कर दिया। हम नहीं जानते कि ड्रीम रियल्म स्पेल के भीतर एक विशाल भ्रम के रूप में मौजूद है या वह सच में वास्तविक है और स्पेल सिर्फ दो वास्तविकताओं के बीच एक मार्ग है। लेकिन हमें संदेह है कि नाइटमेयर्स के भीतर बनाए गए भ्रम उसके इतिहास पर आधारित होते हैं। वे अतीत की घटनाओं की प्रतिकृतियां हैं जिन्हें समय की गहराइयों से किसी तरह पुनर्निर्मित किया गया है। तो हो सकता है कि कभी बहुत पहले उस काले पर्वत पर सच में एक दास कारवां मौजूद रहा हो। सनी को याद आया कि उसके नाइटमेयर की शुरुआत में समय उल्टा चलता हुआ सा लग रहा था। उसने सोचा कि अगर उसकी दखलंदाजी न होती तो सब कुछ कैसे समाप्त होता। क्या वह अनाम मंदिर दास बाकी कारवां के साथ माउंटेन किंग के जबड़े में मर गया होता? किसी तरह उसे लगा कि वह अनाम दास इतना साधारण नहीं था, वरना स्पेल उसे याद क्यों रखता। और हीरो का क्या हुआ? क्या वह बच पाया? सोचने वाली बात है। ड्रीम रियल्म और नाइटमेयर्स के बीच 4 मुख्य अंतर हैं। पहला, ड्रीम रियल्म में कोई कहानी नहीं होती, कोई पूर्व निर्धारित संघर्ष नहीं होता जिसे तुम्हें हल करना ही पड़े। तुम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो और खोज कर सकते हो, बशर्ते कि जंगल में जिंदा रहने की ताकत हो। ज़्यादातर लोग मानव सिटेडल्स के पास ही रहना पसंद करते हैं। ये जानना अच्छा है, सनी ने सोचा, हालांकि उसे पूरा भरोसा नहीं था। ड्रीम रियल्म में भले ही पूर्व निर्धारित संघर्ष न हो, लेकिन अपने फेटेड गुण के साथ उसे पूरा यकीन था कि वह किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर फंसेगा। अवेकेंड रॉक द्वारा बताई गई आज़ादी उसके मामले में काफ़ी सापेक्ष थी। इस बीच प्रशिक्षक आगे बोले, दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, ड्रीम रियल्म में असली दुनिया से आए लोगों के अलावा कोई इंसान नहीं होता। वहाँ केवल राक्षस होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ मानव रूप की नकल कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। सनी की पीठ पर ठंडा पसीना दौड़ गया। इंसानों की नकल करने वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स, कितना डरावना। ये कब से होने लगा? उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? उसने पहली पंक्ति में खड़े लेगेसीज की ओर नज़र डाली और देखा कि उनके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। तो वे जानते थे। तीसरा, पहले नाइटमेयर के विपरीत, अगर तुम ड्रीम रियल्म में मर गए तो कोई नाइटमेयर क्रिएचर असली दुनिया में प्रकट नहीं होगा। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। अवेकेंड की ताकत पहले ही बिखरी हुई है। अगर हमें हर स्लीपर की निगरानी करनी पड़े तो ज़्यादा महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे। ये देखते हुए कि हर स्लीपर ड्रीम रियल्म में हफ्तों, कभी कभी महीनों तक रह सकता था, इस कथन में निर्दयी तर्क था। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाइटमेयर्स के विपरीत जो निष्पक्षता के नियमों से बंधे होते हैं, ड्रीम रियल्म में इस बात की कोई सीमा नहीं है कि तुम किस तरह के प्राणी से टकरा सकते हो। अपने परीक्षणों के दौरान स्पेल किसी डोमेंट इंसान को उससे कई रैंक ऊपर के शत्रु के सामने नहीं खड़ा करेगा। अरे हाँ, बिल्कुल, सनी ने मन ही मन व्यंग्य किया। फिर भी उसे मानना पड़ा कि अवेकेंड रॉक सही था। हीरो और माउंटेन किंग भले ही उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन वे फिर भी उससे सिर्फ एक रैंक ऊपर।
थे, लेकिन ड्रीम रियल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तुम किसी अनहोली टाइटन से टकरा सकते हो और यह समझने से पहले ही मर सकते हो कि हुआ क्या। इसलिए सावधान रहो और उन्हीं क्षेत्रों में रहो जहां दुश्मन तुम्हारी अपनी रैंक के आसपास हों। यह कोई पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इससे अपनी औकात से बड़ा कॉर लेने की संभावना कम हो जाएगी। अपने से नीचे रैंक वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स से भरे क्षेत्र में रहना तो और भी बेहतर था, और यही सनी की योजना थी। अवेकेंड रॉक कुछ क्षण रुके और सामने खड़े स्लीपरों के चेहरों को परखा। फिर बोले, जब अयनांत आएगा तो तुम सब ड्रीम रियल में खींच लिए जाओगे। तुम कहाँ प्रकट होगे इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस बात की काफ़ी संभावना है कि तुम में से कई लोग एक दूसरे के करीब ही प्रकट होंगे। साथ मिलकर चलो और निकटतम मानव सिटैडल तक पहुंचो। हर सिटैडल एक गेटवे के चारों ओर बना होता है। वहां पहुंचते ही तुम वापस लौट सकोगे। गेटवे विशेष पोर्टल होते थे जो ड्रीम रियल्म से बाहर निकलने के रास्ते होते थे। जैसे ही स्लीपर ऐसे पोर्टल तक पहुंचते, वे असली दुनिया में लौट सकते थे और अवेकेंड बन जाते थे। उनका कोर विकसित हो जाता और उन्हें दूसरी एस्पेक्ट एबिलिटी भी मिलती। उसके बाद वे हर बार सोने पर फिर से ड्रीम रियल में लौटते। अगर तुम निकटतम मानव सिटैडल को खोज ना पाओ या वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहो तो किसी बिना स्वामी वाले गेटवे की तलाश करो। वह आमतौर पर उस क्षेत्र के सबसे प्रमुख स्थल के भीतर या उसके पास होता है। मिलकर उसके संरक्षकों को हराओ और जिंदा वापस लौटो। उन्होंने उन पर भारी नजर डाली। आज के लिए इतना ही। अब अपने कम्युनिकेटर्स पर भेजे गए निर्देशों का पालन करो और अपने निर्धारित डॉर्मेटरी में जाओ। बस जाने के बाद देर रात के खाने के लिए कैफेटेरिया जा सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू का एक दौर होगा ताकि तुम्हारे सुझाए गए पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकें। अच्छी नींद लो, तुम्हारा प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। इतना कहकर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और चले गए। सनी ने लंबी सांस ली। पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, हाँ, उसकी किस्मत के हिसाब से या तो वह किसी समृद्ध मानव सिटैडल के बीचों बीच प्रकट होगा और तुरंत किसी गेटवे में लुढ़क जाएगा, या फिर ड्रीम रियल्म के किसी ऐसे दूरदराज और घातक क्षेत्र में जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही न हो, या जहां से कोई जिंदा लौटा ही न हो। उम्मीद करते हैं कि पहला ही हो। चूंकि वह इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था, सनी ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। आखिर रात के खाने में यहाँ क्या परोसा जाता है? अध्याय 24, दुनिया में आगे बढ़ना। स्लीपरों से जुड़ी हर चीज एक ही इमारत में स्थित थी। सनी ने अपने कम्युनिकेटर पर भेजे गए निर्देशों का पालन किया और जल्दी ही डॉर्मेटरीज तक पहुंच गया, जो सबसे निचले स्तरों में से एक पर थीं। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि उसे पूरा कमरा अकेले ही मिला है। कमरे में एक नरम गद्दे वाला बिस्तर, एक मेज, एक दराज और यहाँ तक कि अलग बाथरूम भी था। इस्तेमाल की गई सामग्री नई और देखने में सुंदर थी। हवा साफ और सुथरी लग रही थी। अंदर गर्माहट थी और बाहरी दीवार में एक छिपी हुई स्क्रीन लगी थी जो बड़े से खिड़की का भ्रम पैदा कर रही थी, जिसमें बर्फ से ढके पार्क का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। अकादमी के प्रतीक वाले कपड़ों के कई सेट भी उसे मुफ्त में दिए गए थे। कितना भव्य है, सनी ने थोड़ी स्तब्धता के साथ सोचा। तर्क की दृष्टि से वह समझता था कि यह व्यवस्था वास्तव में कोई ऐशो आराम नहीं थी, लेकिन उसके लिए जो बाहरी इलाकों में भटकते हुए बढ़ा हुआ था, ये कमरा किसी महल से कम नहीं था। उसने सिर खुजलाया। लगता है मैं यहाँ तक पहुँच ही गया। सनी ने चारों ओर नजर डाली, फिर अपनी परछाई की ओर आंख मारी और मुस्कुराया। लगता है हम दुनिया में ऊपर उठ रहे हैं, है ना? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, एक बेवकूफ सी परछाई क्या ही जाने। सनी ने नए कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। फिर अचानक कुछ याद आया और उसने रून्स को बुलाया। आखिरकार उसे पपेटियर्स श्राउड को देखने का समय मिल ही गया था। मेमोरी, पपेटियर्स श्राउड, मेमोरी रैंक, अवेकेंड, मेमोरी प्रकार, आर्मर, मेमोरी विवरण। एक बार संदेह का एक कीड़ा एक धर्मी राजा के दिल में घुस गया। समय के साथ उस कीड़े ने राजा को भीतर से खा लिया और उसे अपनी कठपुतली बना लिया। एक जीवनकाल बाद पपेटियर्वम राजा के मृत शरीर से निकल भागा और काले रेशम का एक कोकून पीछे छोड़ गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन जब लोगों ने उस खामोश किले के पास जाने की हिम्मत की तो उन्होंने कुतरे हुए अस्थियों के पहाड़ों के बीच उस रेशम को पाया और उससे एक कवच बना लिया। सनी ने खट्टा सा मुंह बनाया। इतना भी डरावना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वैसे सोचने पर उसने जो पहला प्राणी मारा था उसे भी लावा कहा जाता था। अगर वह मान ले कि माउंटेन किंग एक परिपक्व पपेटियर्वम था और पहले से ही एक तानाशाह, तो फिर पतंगा बनने के बाद वह आखिर किस चीज में बदलेगा? नहीं, बेहतर है इस बारे में नहीं सोचा जाए। एक आह भरते हुए सनी ने पपेटियर्स श्राउड को बुलाया। पतले काले धागे तुरंत उसके शरीर के चारों ओर प्रकट हो गए और कंधों पर गार्ड्स बन गए जो काले बेजान से चमड़े से बने थे। कवच हल्का, सादा और उसकी गतिविधियों को बिल्कुल नहीं रोकने वाला था। चलते समय ये कोई आवाज भी नहीं करता था।
छायाओं में छिपकर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल परफेक्ट उपकरण। सनी मुस्कुराया। उसे पता था कि यह कवच अवेकेंड रैंक से नीचे के किसी भी प्राणी के लिए भेदना मुश्किल होगा, जिससे उसे सभी डोमेंट राक्षसों से निपटने में बड़ा फायदा मिलेगा। इसे पहनते हुए उसे एक अजीब सी हल्की शांति भी महसूस हो रही थी। संदेह का कीड़ा, क्या यह मानसिक हमलों से बेहतर सुरक्षा देता है? किसी तरह उसे इस बात का पूरा यकीन था। एक शानदार ट्रॉफी, किसी शक्तिशाली तानाशाह की मेमोरी से वह इससे कम की उम्मीद भी नहीं करता था। बस एक ही समस्या थी, पपेटियर्स श्राउड साफ तौर पर पूरे कपड़ों के ऊपर पहनने के लिए नहीं बना था। संतुष्ट होकर सनी ने उसे वापस बुलाया और अपने कमरे से निकलकर कैफेटेरिया की ओर बढ़ गया। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, उसने सोचा, पहले नाइटमेयर के दौरान और बाद में मिले सारे इनामों को याद करते हुए। रात का खाना डॉर्मिटरी जितना ही शानदार निकला। असली मांस खाने की सनी की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। न सिर्फ ये स्लीपरों के लिए मुफ्त में उपलब्ध था, बल्कि खाने की मात्रा पर कोई सीमा भी नहीं थी। इसके अलावा चावल, ब्रेड, तरह तरह के साइड डिश, सॉस, ताज़ी सब्जियां, फल और हर तरह के स्वादिष्ट पेय भी थे। शानदार, सनी ने सोचा, कॉफ़ी से दूर रहते हुए। उसने अपनी प्लेट पर खाने का छोटा सा पहाड़ बनाया, एक खाली सीट ढूंढी और कुछ देर के लिए दुनिया के अस्तित्व को ही भूल गया। रसदार, सही बनावट वाला, पूरी तरह मसालेदार मांस उसके मुंह में गया तो उसकी आंखों के सामने तारे चमक उठे। उसे किसी तरह एक आनंदित कराह को रोकना पड़ा। और यह सोचो, वह पूरे 1 साल तक ऐसे ही जी सकता था। कमबख्त स्पेल, मुझे कुछ महीने पहले ही क्यों नहीं संक्रमित किया? वह खाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा और थोड़ी ही देर में पूरी प्लेट साफ कर दी। पेट भरने के बाद वह लालच से पीछे मुड़ा और दूसरी सर्विंग लेने के बारे में सोचा। लेकिन अकादमी के स्टाफ के साथ उसकी अपॉइंटमेंट का समय हो चुका था। अफसोस के साथ वह उठा और कैफेटेरिया से निकल गया। जल्द ही वह एक छोटे से कार्यालय में पहुंचा, जहां वह एक प्रशासनिक कर्मचारी के सामने बैठा था। कर्मचारी काफ़ी दोस्ताना था और उसने तुरंत इंटरव्यू शुरू कर दिया। जैसा कि मास्टर जेट ने उसे चेताया था, सनी को फिर से मनोवैज्ञानिक परामर्श की पेशकश की गई। उसकी सलाह याद रखते हुए सनी ने मना कर दिया और इंटरव्यू आसानी से उसके एस्पेक्ट से जुड़े सवालों पर आ गया। वह अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि उसे कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सौभाग्य से सवाल इस तरह पूछे गए थे कि स्लीपरों को सहज महसूस हो। अधिकांश की शुरुआत, अगर आप बताना चाहें या यदि साझा करना चाहें, जैसे शालीन वाक्यों से होती थी, जिससे सनी को तटस्थ जवाब देने का मौका मिल गया। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी एस्पेक्ट एबिलिटी किस प्रकार की है, जैसे युद्ध, जादू, उपयोगिता? उसे आपत्ति थी, लेकिन सावधान रहना जरूरी था। ओह, मुझे यकीन नहीं है। मुझे इसे समझने का ज्यादा समय नहीं मिला। कोई बात नहीं। क्या आप अपनी एबिलिटी से सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं? शायद नहीं। पहले तो मैं एक तौलिए को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इसी तरह बातें चलती रहीं। अंत में सनी ने बस इतनी जानकारी दी कि ऐसा लगे कि उसका एस्पेक्ट कमज़ोर, बेनुकसान और शायद उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वह अपने कमरे में लौटा, कपड़े उतारे और सो गया। सनी को लगा था कि नाइटमेयर के बाद पहली बार सोना अजीब होगा, लेकिन असल में यह हैरान करने वाला रूप से आसान था। नर्म गद्दे पर लेटा हुआ, साफ चादरों के स्पर्श और सिर के नीचे मुलायम तकिए के साथ वह बच्चे की तरह सो गया। सुबह सुबह सनी ने अपने निजी बाथरूम में मुंह धोया और ऊर्जा से भरकर अच्छे मूड में नाश्ता करने के लिए दौड़ पड़ा। कैफेटेरिया थोड़ा भरा हुआ था। अपनी प्लेट में तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें भरने के बाद उसने जल्दी ही महसूस किया कि बैठने के लिए बस एक ही जगह बची है, कल वाली अंधी लड़की के पास। उसकी मेज़ खाली थी, क्योंकि कोई भी उसके पास बैठना नहीं चाहता था। सनी ने मुंह बिगाड़ा। लगता था कि बचे हुए 4 हफ्तों तक वे दोनों साथ साथ बहिष्कृत ही रहने वाले थे। उसे भी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ असहजता महसूस हो रही थी जो लगभग मरा हुआ ही था, लेकिन उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। अपना अच्छा मूड खोते हुए वह अंधी लड़की की मेज़ पर बैठ गया और उसे इधर उधर चलने में मदद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद उसने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वह अभी खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक हुई हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। क्या हो रहा है? उसने ऊपर देखा और पाया कि बहुत सारे स्लीपर कैफेटेरिया की दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन के पास इकट्ठा थे। उनके चेहरे उत्साह और विस्मय से भरे हुए थे। स्क्रीन पर नामों की एक सूची दिखाई दे रही थी, जिसमें नए बैच के स्लीपरों को सबसे कमज़ोर से सबसे शक्तिशाली तक रैंक किया गया था, शायद इंटरव्यू के नतीजों के आधार पर। ज़्यादा दिलचस्पी न लेते हुए उसने जल्दी से अपना नाम ढूंढा, लगभग सूची के बिल्कुल नीचे। अकादमी के अनुसार उससे भी कम सफल होने की संभावना केवल उस अंधी लड़की की थी। पता चला उसका नाम कैसिया था, लेकिन ये शोर शराबा सिर्फ रैंकिंग की वजह से कुछ ज्यादा ही था। जिज्ञासु होकर सनी ने नज़र ऊपर की ओर घुमाई। स्लीपर बेचैन थे। कैसे हो सकता है ये? मैं सपना तो नहीं देख रहा है ना? वह किस तरह का राक्षस है? कैस्टर को दूसरे स्थान पर रखा गया था
और उसके ठीक ऊपर चांदी जैसे बालों वाली लड़की की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। उसके दाईं ओर 2 साधारण पंक्तियां लिखी थीं। नाम नेफिस, ट्रू नेम चेंजिंग स्टार, अध्याय 25, जंगल में जीवित रहने की कला। तो चांदी बालों वाली लड़की नेफिस को भी अपने पहले नाइटमेयर में एक ट्रू नेम मिला था। अपना ट्रू नेम पाने के लिए सनी को एक बिल्कुल बेकार एस्पेक्ट के साथ हीरो और माउंटेन किंग से निपटना पड़ा था, एक ऐसा असंभव कारनामा जिसने स्पष्ट रूप से स्पेल को बहुत प्रसन्न किया था। सोचता हूँ उसने अपना कैसे पाया होगा। कैफेटेरिया में मौजूद स्लीपर इस उपलब्धि के खुलासे से स्तब्ध रह गए थे। वे स्क्रीन को आश्चर्य, भय और प्रशंसा से घूर रहे थे। उनकी उत्तेजित फुसफुसाहट सुनते हुए सनी को बच्चों जैसी इच्छा हुई कि चिल्लाकर कह दे, मेरे पास भी है, मेरा भी ट्रू नेम है। लेकिन जाहिर है वह चुप ही रहा। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि कास्टर की निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। आमतौर पर हंसमुख रहने वाले उस युवक के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर उदासी थी। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि सनी के अनुसार कास्टर उस पंक्ति को नहीं देख रहा था जिसमें ट्रू नेम लिखा था। इसके बजाय वह उस पंक्ति को घूर रहा था जिस पर लिखा था नेफिस, मानो लड़की का असली नाम ही स्पेल द्वारा दिए गए नाम से ज्यादा मायने रखता हो। दिलचस्प, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एक ऊंचे दर्जे का लेगेसी उस किसी को कैसे जान सकता है जो अकादमी में पुलिस द्वारा दिए गए ट्रैक सूट में आए हो? और वैसे भी नेफिस कहाँ थी? सनी ने कैफेटेरिया में नज़र दौड़ाई और जल्दी ही चांदी बालों वाली लड़की को देख लिया। वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी, हाथों में कॉफ़ी का कप लिए हुए। वह हो रही हलचल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, मानो अपने विचारों में डूबी हो। उसकी धूसर आंखें गंभीर और दूर कहीं टिकी हुई थीं। एक स्लीपर को ट्रू नेम, यह असंभव है। तकनीकी रूप से संभव तो है। स्माइल ऑफ हेवन को भी पहला नाइटमेयर में ट्रू नेम मिला था शायद, लेकिन फिर भी शक तो होता है। शायद उसने इंटरव्यू में झूठ बोला। क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर प्रशासकों को धोखा देना इतना आसान होता तो कल वाला वह पागल दरिंदा पहले नंबर पर होता। सनी के चेहरे की नस फड़की। पागल दरिंदा? हाँ, तो फिर हम उससे पूछ क्यों नहीं लेते? अचानक कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। उस सुझाव के बाद स्लीपरों ने बातें बंद कर दीं और लेडी नेफिस, मैं हानली कबीले से कास्टर हूँ। लगता है आपका ट्रायल अच्छी तरह से पूरा हुआ। लेडी, वह उसे इस तरह क्यों संबोधित कर रहा है? और उसे अपना परिचय भी देना पड़ा, यानी वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। दिलचस्प, नेफिस इस सवाल से थोड़ी उलझन में दिखी। कुछ पल सोचने के बाद वह उज्ज्वल मुस्कान के साथ कंधे उचकाकर बोली, जो था सो था। कास्टर ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, समझ गया, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित लौट आईं। ओह, मेरा मतलब यह नहीं था कि मुझे आपकी क्षमताओं पर शक था। नेफिस ने सिर हिलाया, धन्यवाद। इसके बाद वह फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर लौट गई, मानो बातचीत खत्म हो चुकी हो या फिर उसे सबका ध्यान होने का एहसास ही न हो। सनी ने आह भरी, कितनी रहस्यमयी है। उसके दिमाग में बहुत से विचार थे, लेकिन उनमें से कोई भी सबसे ज़रूरी चीज़ से उसका ध्यान नहीं हटा सका, नाश्ता। कुछ ही सेकंड बाद वह कास्टर और नेफिस के बीच के अजीब माहौल को पूरी तरह भूल चुका था और खुशी खुशी खाना ठूंस रहा था। वाइल्डनेस सर्वाइवल की कक्षा विशाल थी, सलीके से सजी हुई थी और पूरी तरह खाली। सनी को तो एक पल के लिए लगा कि वह गलती से गलत जगह आ गया है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक उदास से दिखने वाले प्रशिक्षक पर पड़ी जो एक चौड़ी लकड़ी की मेज़ के पीछे बैठा था। उसे देखते ही वह चौकन्ना हो गया। आइए युवा सज्जन, वह बिखरे हुए स्लेटी बालों, खोई खोई आंखों और ऐसी झाड़ीदार भौहों वाला एक जीवंत बूढ़ा आदमी था जो मानो अपने आप उछलती रहती थी। मैं अवेकन जूलियस हूँ, मुझे टीचर जूलियस कह सकते हैं। बैठिए बैठिए, आपका नाम? सनी आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया। सनलेस। जूलियस की भौहें उछल गईं। आह, कितना अशुभ नाम है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। आखिरकार हमें अशुभ चीज़ों से ही तो निपटना पड़ता है। सनी ने सावधानी से चारों ओर देखा। ओह, माफ़ कीजिए टीचर, क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल समय पर हैं। क्या बाकी छात्र देर से आएंगे? प्रशिक्षक ने अविश्वसनीय तिरस्कार के साथ गुर्राया। और कोई नहीं आ रहा। वे असभ्य लोग सिर्फ मुक्के और तलवारें घुमाने में रुचि रखते हैं। बहुत कम लोग आपकी तरह समझदार होते हैं जो ज्ञान का असली मूल्य जानते हैं। ओह, यानी यह कोर्स इतना अलोकप्रिय था। सनी ने मन ही मन आह भरी, ये सोचते हुए कि कहीं युद्ध प्रशिक्षण छोड़कर यह कोर्स चुनने का फैसला उसे भारी ना पड़ जाए। तो युवा मित्र, आपने वाइल्डनेस सर्वाइवल ही क्यों चुना? सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी सनी शायद छुपा भी नहीं पाता। पहले नाइटमेयर के दौरान मेरी निगरानी करने वाली अवेकेंड मास्टर जेट ने सलाह दी थी कि मैं इसे सबसे ऊपर रखूं। बहुत समझदारी भरी सलाह। वह मास्टर सच में जानती हैं कि क्या महत्वपूर्ण है? रुकिए, क्या आपने जेट कहा? उसकी आंखें फैल गईं। सोल रीपर जेट, वह हत्यारी जंगली। कौन सोच सकता था कि इतनी बर्बर औरत को जटिल ज्ञान का मूल्य पता होगा?
सोल रीपर। सनी की जिज्ञासा जाग उठी। टीचर, क्या आप मास्टर जेड को जानते हैं? जूलियस ने जवाब देने से पहले अपने पीछे सावधानी से देखा। सोल रीपर को कौन नहीं जानता? वह शायद सबसे शक्तिशाली अवेकन न हो, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी जरूर है, क्योंकि उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी सीधे आत्मा के कोर को निशाना बनाती हैं, मांस को अनदेखा कर देती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कवच, क्षति प्रतिरोध या शारीरिक सुरक्षा उन्हें रोक नहीं सकती। वह आगे झुका। अच्छी बात बस यही है कि वह अभी जवान है और किसी भी समय सेंट बनने वाली नहीं है, शायद कभी भी नहीं। हाँ, सौभाग्य से उसके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। सनी ने पलकें झपकाईं। क्यों? जूलियस ने उसे ऐसे देखा जैसे यह अज्ञानता समझ से परे हो। उसके समस्याग्रस्त स्वभाव की वजह से। और क्यों? कौन चाहेगा कि एक मनोविकारी हत्यारे को सेंट बनने में मदद करे? थर्ड नाइटमेयर जीतने के लिए बेहतरीन साथियों की टीम और ढेर सारा समर्थन चाहिए। सोल रीपर जेड के पास वो सब नहीं है। रुकिए। अचानक जूलियस भौहें सिकुड़कर पीछे झुक गया। मैं आपसे गपशप क्यों कर रहा हूं? आप इन बातों के लिए बहुत छोटे हैं। और उससे भी बढ़कर, मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों की बुराई उनकी पीठ पीछे करूं। मैं इससे असहमत हूं। सनी ने मन ही मन व्यंग्य किया, लेकिन जोर से कुछ नहीं बोला। उसे टीचर जूलियस से पहले ही काफी रसदार जानकारी मिल चुकी थी। शायद वाइल्डनेस सर्वाइवल चुनना सही फैसला था। चलो, तुम्हारे पाठ्यक्रम पर लौटते हैं। और कौन से कोर्स ले रहे हो? सनी ने आह भरी। कोई नहीं, अगले 4 हफ्तों तक मैं पूरी तरह वाइल्डनेस सर्वाइवल पर ही ध्यान दूंगा। जूलियस पूरे 1 मिनट तक उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर पूर्ण आश्चर्य साफ झलक रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। आखिरकार वह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, शानदार, ये तो कमाल है। तुम कितने समझदार युवा हो। चिंता मत करो, 4 पूरे हफ्तों में मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। टीचर जूलियस के साथ सनी की पढ़ाई सुखद और बिना ज्यादा दबाव के शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। जानकारी का बोझ बहुत ज्यादा था, और वह सब इतना अजीब और उल्टा पुल्टा था कि शहर की सुरक्षित दीवारों के भीतर पले बड़े किसी व्यक्ति के लिए समझना कठिन था। कभी कभी जूलियस सनी की जानकारी और अनुभव की कमी पर हैरान हो जाता था, लेकिन उसका रवैया अच्छा था और पढ़ाने के प्रति उसका उत्साह असीम था। जब भी सनी अटकता, वह धैर्यपूर्वक गति कम कर देता और उसे बराबरी करने का समय देता। जूलियस द्वारा बनाई गई पाठ्ययोजना लगभग पागलपन भरी थी। अंतहीन सैद्धांतिक ज्ञान, वर्चुअल रियलिटी और वास्तविक दुनिया दोनों में व्यवहारिक अभ्यास, ढेरों विषय और अजीब सी चीजें सीखने को थीं। यहाँ तक कि ड्रीम रियल्म की कई मृत भाषाओं की बुनियादी शिक्षा के लिए अलग से कक्षाएं भी थीं। मुझे नई भाषाएं क्यों सीखनी पड़ेंगी? सनी ने आत्मदया से सोचा। स्पेल तो अपने आप सब अनुवाद कर देता है। लेकिन जूलियस अडिग था। स्पेल कोई अनुवादक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास मानव भाषा की बारीकियां व्यक्त करने का समय है? मान लो तुम किसी खंडहर में शरण ढूंढ रहे हो और वहां लिखा है, आगे निश्चित मृत्यु। रून भाषा में मृत्यु के लिए 30 शब्द हैं। सिर्फ रून जानकर ही तुम ये समझ सकते हो कि किस तरह का खतरा है। पहले दिन वे सूर्यास्त तक पढ़ते रहे। तभी जाकर जूलियस ने सनी को जाने दिया। मानसिक रूप से थका हुआ और इस बात का दुख मनाते हुए कि उसे दोपहर और रात का खाना छोड़ना पड़ा, सनी ने निश्चय किया कि कल अपने शिक्षक को ध्यान से यह याद दिलाएगा कि एकाग्रता बनाए रखने के लिए भोजन कितना जरूरी है। अपने कमरे में लौटकर वह कुर्सी पर देर हो गया और कुछ देर तक शून्य में घूरता रहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अपनी परछाई की ओर देखा। सही है, रात के खाने से पहले उसे बहुत कुछ करना था। उसने कुछ सेकंड तक परछाई का निरीक्षण किया और फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, चलो देखते हैं तुम सच में क्या कर सकते हो। अध्याय 26, चेंजिंग स्टार। सनी को पूरा यकीन था कि उसकी परछाई सिर्फ एक खामोश अनुयायी भर नहीं थी। आखिरकार स्पेल ने उसे अमूल्य सहायक कहा था। अब ये सनी पर निर्भर था कि वह पता लगाए कि शैडो कंट्रोल वास्तव में किस तरह से उसकी मदद कर सकता है। जैसे कि एस्पेक्ट से जुड़ी कई दूसरी चीज़ों में होता है, वैसे ही इसमें भी एक सहज अवचेतन समझ छिपी हुई थी। ये समझ या तो स्पेल ने उसे दी थी, या फिर हर अवेकेंड के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती थी। सनी को बस उस अवचेतन ज्ञान को महसूस करना था और उसे व्यवहार में लाना सीखना था। एक बार फिर उसने अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया और परछाई को कुछ सरल हरकतें करने का आदेश दिया। हर आदेश के साथ वह परछाई को नियंत्रित करने की अनुभूति से और अधिक परिचित होता गया। बहुत जल्द यह उसे सांस लेने और चलने जितना ही स्वाभाविक लगने लगा। परछाई उसके शरीर का ही एक हिस्सा महसूस होने लगी। इस शुरुआती नतीजे से संतुष्ट होकर सनी ने सावधानी से एक नया आदेश दिया। बिना रुके परछाई उसके जूतों के तलवों से अलग हुई, कमरे के दूसरे छोर तक चली गई और घूमकर उसकी ओर देखने लगी, हल्की सी व्यंग्यात्मक चुप्पी के साथ। सनी बिना किसी परछाई के रह गया। ये तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, उसने मुस्कराते हुए सोचा। वैसे भी स्पेल से जुड़ी किसी चीज पर विज्ञान कभी लागू नहीं हुआ था।
जैसे ही परछाई उससे दूर गई, उसे अपने दिमाग में एक बेहद अजीब सा विभाजन महसूस हुआ, मानो उसकी अनुभूति दो अलग अलग स्रोतों में बढ़ गई हो, एक उसका शरीर और दूसरा उसकी परछाई। थोड़ी कोशिश के बाद वह दूसरे स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हुआ। तुरंत ही उसकी दृष्टि धुंधला गई। ओह! सनी चौंक कर बोला। ओह! कमरे के दूसरे सिरे पर खड़ी परछाई ने सुना। सनी ने पलकें झपकाईं। अब उसके मन में दो तस्वीरें मौजूद थीं। एक कमरे का दरवाज़ा, जिसके सामने एक उदासीन परछाई खड़ी थी। दूसरी एक पीला युवक कुर्सी पर बैठा हुआ, चौड़ी आंखों से हैरान। वह मैं हूँ। उसने हाथ उठाकर हवा में हिलाया। उसी पल पीले युवक ने भी हाथ उठाकर हिलाया। क्या मैं अपनी परछाई के जरिए दुनिया को देख सकता हूँ? वह कुछ देर तक बैठा सोचता रहा। ऐसी क्षमता ढेरों संभावनाएं खोल देती थी। चाइल्ड ऑफ शैडोज गुण उसे अंधेरे में देखने और चुपचाप चलने की इजाज़त देता था, और शैडो कंट्रोल उसे एक गुप्त स्काउट के रूप में परछाई भेजने की शक्ति देता था। वह लगभग एक परफेक्ट जासूस बन सकता था। जासूस वह होता है जो खुद को जोखिम में डाले बिना जानकारी जुटाता है, और यह भूमिका सनी के स्वभाव से बिल्कुल मेल खाती थी। बेशक जासूस छायाओं से घातक वार भी कर सकते हैं। जानकारी से लैस होकर वे बेहतरीन घातक हमलावर बनते हैं। दुश्मन की कमजोरियों का पहले से पता होने पर उनके हमले सर्जिकल और सटीक होते हैं। लेकिन किसी भी तरह की सीधी भिड़ंत उसे खतरे में डालती, और सनी को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार उसके आस्पेक्ट में अभी भी उसके युद्ध कौशल को सीधे बढ़ाने का कोई साधन नहीं था। क्या इसे आजमाएं? उसने परछाई की ओर देखा और आदेश दिया। एक अतिरंजित आह भरते हुए परछाई झुकी और फुर्ती से दरवाजे के नीचे से फिसल गई। अगले ही पल वह एक साथ कमरे और बाहर के गलियारे दोनों को देख पा रहा था। सनी ने आंखें बंद की ताकि परछाई से आ रही तस्वीर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। एक छाया से दूसरी छाया में चुपचाप सरकते हुए वह गलियारे में आगे बढ़ी। थोड़े से सही समय और सावधानी के साथ उसका स्काउट लगभग अदृश्य था। सनी कुछ स्लीपरों के पास से गुजरा और उनकी बातचीत सुनी। कुछ खास दिलचस्प न पाकर वह आगे बढ़ गया। आखिरकार परछाई एक मोड़ पर रुक गई। बाईं ओर लिफ्ट थी और दाईं ओर लड़कियों का डॉर्मेटरी। तरह तरह की उत्तेजक कल्पनाएं तुरंत सनी के दिमाग में घुस आईं। ओह! उसने शर्माते हुए सोचा। हाँ, इस क्षमता के साथ पूरी तरह पतन की राह पर फिसल जाना भी बहुत आसान था। लेकिन नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। किसी ऊंचे नैतिक सिद्धांत की वजह से नहीं, बस इसलिए कि उसकी परवट वाली छवि को देखते हुए अगर उससे कभी पूछा गया कि क्या उसने कुछ अनुचित किया है, तो शक की संभावना बहुत ज्यादा थी, और उसे ईमानदारी से नहीं कहने में सक्षम रहना था। तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। इसके बारे में सोचना भी मत। अपने कमरे में वापस सनी ने गहरी सांस भरी, काफी अफसोस के साथ। फिर उसने अपने स्काउट को एक गुजरते स्लीपर की परछाई में छिपने का आदेश दिया और उसके साथ लिफ्ट तक पहुंचा। कुछ समय बाद सनी की परछाई एक बड़े डोजो के कोने में छिपी हुई थी। वह अपने साथी स्लीपरों को देख रहा था, जो इंस्ट्रक्टर रॉक के मार्गदर्शन में शुरुआती युद्ध प्रशिक्षण के अभ्यास कर रहे थे। आज का दिन मुख्य रूप से उनकी सामान्य क्षमता और ताकत को परखने के लिए था। उसके बाद स्लीपरों को उनके स्तर जैसे नौसिखिया, उन्नत या विशेषज्ञ और उनके हथियारों के आधार पर समूहों में बांटा जाना था। कुछ को व्यक्तिगत प्रशिक्षक दिए जाते तो कुछ को जोड़ों में बांधा जाता। इस समय स्लीपर बारी बारी से एक विशेष मापने वाली मशीन से जुड़े चौड़े प्लेट पर अपनी सबसे शक्तिशाली मुक्के मार रहे थे। हर प्रहार के बाद मशीन एक संख्या दिखाती जो स्लीपर की शारीरिक शक्ति को दर्शाती थी। सिद्धांत रूप से ऐसी मशीन बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि कई स्लीपरों के पास युद्ध उन्मुख आस्पेक्ट थे जो उनकी शक्ति को अलग अलग तरीकों से बढ़ाते थे, यह मशीन इंजीनियरिंग और टिकाऊपन का एक चमत्कार थी। तकनीक और प्रशिक्षण भी अंतिम परिणाम को प्रभावित करते थे। अधिकांश लोग 10 से 14 के बीच अंक पा रहे थे। यह अच्छा परिणाम माना जाता था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सबसे एथलेटिक लोग ही हासिल कर सकते थे। लेकिन कई स्लीपर, खासकर जिनके पास बढ़ाने वाले आस्पेक्ट थे, 15 या 16 तक पहुंच रहे थे। मुझे शायद 10 या 11 मिलेंगे, सनी ने ऊबते हुए सोचा। तभी उसकी नज़र नेफिस पर पड़ी, उनके बैच की सबसे उच्च रेटेड स्लीपर, जिसकी बारी आ चुकी थी। दुबली पतली लड़की मशीन के पास पहुंची और बिना ज्यादा तैयारी के एक अचानक और विनाशकारी प्रहार किया। सनी मार्शल आर्ट्स का जानकार नहीं था, लेकिन वह भी उसकी निष्पादन की सटीकता और गति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने बहुत प्रशिक्षण लिया है। नेफिस और भी रहस्यमयी लगने लगी। उसका असली पृष्ठभूमि क्या था? कुछ पल बाद मशीन ने परिणाम दिखाया, 16। सनी को हल्की सी निराशा हुई। इतना भी प्रभावशाली नहीं, मैं इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था। आखिरकार वह एक ट्रू नेम की धारक थी। इसके बाद सिर्फ कास्टर बचा था। इस बार सनी को उड़ती हुई मुट्ठी तक दिखाई नहीं दी, वह बहुत तेज थी। मशीन कांप गई और गणना में ज्यादा समय लगा। अंततः 2 अंक उभरे। 21। हर कोई स्क्रीन को घूरता रह गया।
कई प्रशंसात्मक निगाहें कास्टर पर टिकी, जिसने बस झुककर अभिवादन किया और पीछे हट गया। इंस्ट्रक्टर रॉक मुस्कुराया, बुरा नहीं, अब हम स्पैरिंग की ओर बढ़ेंगे और आपके सामान्य प्रशिक्षण स्तर का मूल्यांकन करेंगे। शुरुआत के लिए मुझे 2 स्वयंसेवक चाहिए। नेफिस सबसे पहले आगे बढ़ी और रिंग के केंद्र में चली गई। कुछ सेकंड बाद एक लंबा और बेहद मांसल स्लीपर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नियम सरल हैं, अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ जमीन से लगवाओ या उसे रिंग से बाहर फेंको। जो भी क्षमताएं और तकनीकें उचित समझो उनका उपयोग करो। ओह, तमाशा शुरू होने वाला है। स्लीपरों को आपस में लड़ते देखना न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि सनी को उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी भी देता था। अपने कमरे में वह आगे झुका और हथेलियों पर थोड़ी टिकाकर देखने लगा। जाओ नेफिस, लंबे लड़के ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। उसकी मांसपेशियां फूल उठीं, मानो सफ़ेद डोबॉक का कपड़ा फाड़ देंगी। वह एक अजेय पहाड़ की तरह आगे बढ़ा और एक घातक के कुछाली। 1 सेकंड बाद वह जमीन पर पड़ा था, चेहरे पर अविश्वास का भाव। नेफिस ने अपनी मुद्रा तक नहीं बदली। इंस्ट्रक्टर रॉक ने उसे प्रसन्न दृष्टि से देखा और मुस्कुराया। अगला, इसके बाद जो हुआ उसे नरसंहार के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक के बाद एक, नेफिस ने डोजो में मौजूद लगभग हर स्लीपर को पराजित कर दिया। वह न तो उनसे तेज दिखती थी, न ज्यादा ताकतवर, लेकिन जो भी उसके सामने रिंग में उतरता, अंततः पिटकर जमीन पर गिरता। सनी बढ़ते मनोरंजन के साथ यह सब देख रहा था, लेकिन किसी बिंदु पर उसे भी हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। नेफिस एक युद्ध मशीन की ठंडी सटीकता के साथ चल रही थी। उसकी तकनीक साफ, सुरुचिपूर्ण और निर्दयी थी। चाहे उस पर कैसा भी हमला किया जाए, वह या तो पहले ही उसे भांप लेती, या तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसे मोड़ देती और न्यूनतम प्रयास से हमलावर को गिरा देती। उसका प्रतिद्वंद्वी गरीब हो या अमीर, लेगेसी हो या साधारण, सबका हश्र कुछ ही सेकंड में एक जैसा होता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके चेहरे पर भाव तक नहीं बदलते थे, मानो नेफिस धातु से बनी हो। क्या वह इंसान भी है? सनी ने आशंकित होकर सोचा। अगर यह चेंजिंग स्टार कभी उसकी दुश्मन बन गई तो वह क्या करेगा? सबसे अच्छा उपाय होगा भाग जाना, या उससे भी बेहतर शुरुआत से ही उसे नाराज न करना। आखिरकार सूरज भी एक तारा है और परछाइयां धूप से अच्छी तरह नहीं निभाती। अंततः एक बार फिर कास्टर ही आखिरी बचा, लेकिन वह बाकी सभी की दयनीय हार से जरा भी विचलित नहीं दिखा। होठों पर हल्की मुस्कान लिए वह रिंग में उतरा। कास्टर और नेफिस आमने सामने खड़े हुए। कुछ सेकंड तक उनकी निगाहें टकराईं, फिर कास्टर ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। लेडी नेफिस, कृपया पहले से ही मुझे क्षमा करें। वह क्या करने वाला है? अगले ही पल सनी ने सदमे में आंखें फैला दीं। अध्याय 27, शक्ति का माप। ऐसा लगा जैसे कास्टर अचानक अस्तित्व से ही गायब हो गया हो। हालांकि ये केवल एक भ्रम था। सच्चाई ये थी कि वह इतनी तेजी से हिल रहा था कि मानव आंख उसकी गति को पकड़ ही नहीं पा रही थी। अगर शैडो साइड की विशेष क्षमताएं न होतीं तो सनी भी कुछ भी महसूस नहीं कर पाता। फिर भी उसे हवा में तेजी से गुजरती हुई बस एक धुंधली सी परछाई ही दिखाई दी। एक पल के अंश में कास्टर ने नेफिस और अपने बीच की दूरी तय कर ली और एक विनाशकारी प्रहार किया। उसकी अविश्वसनीय गति के बावजूद नेफिस किसी तरह समय पर प्रतिक्रिया करने में सफल रही और अपने शरीर को थोड़ा मोड़कर वार को टाल दिया। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। हालांकि नेफिस अपने शरीर के केंद्र पर सीधा वार पड़ने से बच गई थी, फिर भी कास्टर की मुट्ठी उसके कंधे से जा टकराई, जिससे वह घूमती हुई दूर जा गिरी। एक पल भी बर्बाद किए बिना कास्टर फिर से गायब हो गया। उसकी योजना बेहद सरल थी। जब तक नेफिस यह मानती रहे कि दुश्मन अभी भी उसके सामने है, वह अपनी अस्वाभाविक तेजी का इस्तेमाल कर पीछे से हमला करेगा। युवक बेखबर लड़की के पीछे प्रकट हुआ, लड़ाई को एक निर्णायक वार से समाप्त करने के लिए तैयार। जैसा उसने सोचा था, नेफिस उसी दिशा में हमला करने की तैयारी कर रही थी जहां उसे एक पल पहले देखा गया था। संतुष्ट होकर कास्टर ने अपना वजन आगे बढ़ाया और पूरी ताकत अपनी मुट्ठी में झोंक दी। लेकिन आखिरी क्षण में नेफिस ने अचानक अपनी मुद्रा बदली और भयानक शक्ति के साथ अपनी कोहनी पीछे की ओर चला दी। कास्टर की आंखें फैल गईं। ये सब एक छल था, और अब जब वह पूरी तरह वार के लिए प्रतिबद्ध हो चुका था, रुकने का कोई आसान तरीका नहीं था। वह कितना भी तेज क्यों न हो, जड़त्व के नियमों से वह भी बंधा हुआ था। कोहनी अनिवार्यता की गहरी अनुभूति के साथ उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। फिर भी कास्टर किसी तरह उससे बचने में सफल रहा, भले ही बस बाल। उसकी गति का लाभ बहुत ज्यादा था। इसके बाद उसने नेफिस को ठोकर मारी और धक्का दिया, जिससे वह जमीन की ओर जा गिरी। लेकिन जैसे ही वह मैच से टकराने वाली थी, युवक ने सावधानी से उसके डोबॉक का कॉलर पकड़ लिया और उसे हल्का खींचते हुए गिरने की गति को कम कर दिया, जिससे नेफिस बिना किसी चोट के जमीन पर आ गिरी। पीठ के बल लेटी हुई लड़की ने 2-3 बार पलकें झपकाईं और ऊपर उसकी ओर देखा। पूरी मुठभेड़ 2 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो गई थी। अपने कमरे में सनी ने सदमे में आंखें खोल दीं।
तो यही है एक एसेंडेड एस्पेक्ट। ये तो सरासर धोखा है। एक स्लीपर को इतना तेज नहीं होना चाहिए था। स्पेल द्वारा दी गई शक्तियां तो अभी शुरुआती अवस्था में होनी चाहिए थीं। लेकिन कास्टर तो एक लेगेसी था। कौन जानता है अकादमी में दाखिला लेने से पहले उसे कितने सोल शॉट्स खिलाए गए होंगे। डोजो में इंस्ट्रक्टर रॉक ने गुर्राकर कास्टर को सिर हिलाकर संकेत दिया। नेफिस धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। बाकी स्लीपर विस्मय और श्रद्धा से उस युवक को घूर रहे थे, आपस में धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। हालांकि कास्टर स्वयं बिल्कुल प्रसन्न नहीं दिख रहा था। उसने नेफिस की ओर एक अपठनीय भाव से नजर डाली, क्योंकि दूसरों के विपरीत वह एक सच्चाई समझ चुका था। इस मामले की असल हकीकत केवल उसे, नेफिस को, इंस्ट्रक्टर रॉक को और सनी को पता थी, जो बेहद चौकस था और ऐसी बातों को जल्दी पकड़ लेता था। जिस बात को स्लीपर नहीं समझ पाए वह ये थी कि नेफिस ने कास्टर के खिलाफ अपनी एस्पेक्ट क्षमता का उपयोग ही नहीं किया था। वास्तव में उसने आज की पूरी परीक्षा के दौरान किसी भी समय उसका इस्तेमाल नहीं किया। कोई यह भी नहीं जानता था कि उसकी क्षमता आखिर थी क्या। और फिर भी अपने शक्तिशाली एस्पेक्ट के बावजूद कास्टर मुश्किल से उसके खिलाफ जीत हासिल कर पाया था। कितना भयानक राक्षस है, सनी ने बेचैनी से सोचा। डोजो के कोने में छिपी उसकी परछाई भी उससे पूरी तरह सहमत लग रही थी। इसके बाद परिचयात्मक युद्ध कक्षा समाप्त हो गई। मार खाने से दुखते हुए स्लीपर नहाने की ओर चले गए। सनी ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपनी परछाई को लड़कों के लॉकर रूम में चुपके से भेज दिया। उसे किशोरों को कपड़े बदलते देखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी संभावना थी कि कास्टर या तो नेफिस के साथ हुए द्वंद्व पर टिप्पणी करे या अपनी अविश्वसनीय एस्पेक्ट क्षमता के बारे में कुछ बताए। जैसा उसने सोचा था, युवक नए नए प्रशंसकों के एक समूह से घिरा हुआ था। वे जीत पर उसे बधाइयां दे रहे थे, प्रशंसा और उत्साह से भरे हुए। हालांकि कास्टर का मूड काफी खराब लग रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में भारीपन झलक रहा था। दरअसल हर तारीफ के साथ उसका चेहरा और गहरा होता जा रहा था। कास्टर, वह कमाल था। तुम्हारा एस्पेक्ट तो ओवरपावर्ड है ना? उस नेफिस लड़की का तो कोई मौका ही नहीं था। ट्रू नेम किसे चाहिए? वह तो बस दिखावा है। आखिरकार कास्टर ने सिर उठाया और आखिरी बोलने वाले लड़के को ठंडी नजर से घूरा। वह लड़का भी उसकी तरह उनके बैच के कुछ गिने चुने लेगेसीज में से एक था। वह हैरानी से भौहें चढ़ाने लगा। क्या हुआ? कास्टर ने दांत पीस लिए। उनसे मैं ऐसे व्यवहार की उम्मीद कर सकता था, लेकिन तुम बेहतर जानते होने चाहिए थे। दूसरे लेगेसी ने भौं उठाए। क्यों? क्या उस किसान लड़की में कुछ खास है? कास्टर की आंखें फैल गईं। किसान लड़की? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वह कौन है? नहीं, सनी ने अधीरता से सोचा। तो बस कह ही दो। सौभाग्य से उस घमंडी स्लीपर की भावना भी यही थी। कास्टर ने कई बार मुंह खोला, जैसे तय न कर पा रहा हो कि क्या कहे। आखिरकार उसने सिर हिलाया और कहा, वह अमर ज्वाला कबीले की नेफिस है। ये सुनते ही वह घमंडी लेगेसी बिल्कुल पीला पड़ गया। उसकी ओर ध्यान दिए बिना कास्टर आगे बोला, मुझे भरोसा है कि मुझे उसके दादा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन स्वॉर्ड थे। अपने कमरे में सनी लगभग कुर्सी से गिर ही पड़ा। अमर ज्वाला और ब्रोकन स्वॉर्ड के बारे में वह भी जानता था। दूसरा नाइटमेयर जीतकर मास्टर बनने वाला पहला मानव था। तीसरा नाइटमेयर जीतकर सेंट बनने वाला पहला व्यक्ति। वे और उनके साथी मानव जाति के सबसे प्रसिद्ध नायक थे, जिन्होंने अपने ही हाथों से इतिहास बदल दिया था। अगर कास्टर की बात सच थी, तो नेफिस सिर्फ एक कुलीन नहीं थी, वह तो शाही खून की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे लेडी कहकर संबोधित करता था। उसने उसे राजकुमारी क्यों नहीं कह दिया? लेकिन फिर भी ये सब समझ में नहीं आता था। उसके विचारों की प्रतिध्वनि करते हुए पीले पड़े स्लीपर ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वह इतनी? कास्टर ने आह भरी, क्योंकि वे सब मर चुके हैं। अमर ज्वाला कबीला बहुत पहले समाप्त हो चुका है। कुछ पलों तक लॉकर रूम पूरी तरह शांत रहा। कास्टर ने नीचे देखा, वह आखिरी बची हुई है। देर रात जब सब सो चुके थे, सनी चुपके से डोजो में दाखिल हुआ। चारों ओर देखकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं था, वह उत्सुकता से उस रिंग के पास गया जहां पहले नेफिस और अन्य लोगों की परीक्षा हुई थी। वह रिंग के बीच में रुका और कुछ देर तक खड़ा रहा, ये याद करते हुए कि कैसे उसने अपने बैच के दर्जनों स्लीपरों को हराया था और फिर कास्टर से हार गई थी। राक्षस, दोनों ही राक्षस हैं। उसने कड़वाहट और निराशा से बुदबुदाया। सिर हिलाते हुए सनी रिंग से बाहर चला गया और अपनी परछाई की ओर देखा। क्या तुम सहमत हो? परछाई कुछ सेकंड तक हिचकिचाई, फिर सीना तानकर और बाहें मोड़कर घमंडी, उदासीन और बेपरवाह दिखने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका अभिनय ज्यादा विश्वसनीय नहीं था। हाँ, तुम सही हो। बिल्कुल, इसमें बड़ी बात ही क्या है? अमर ज्वाला और ब्रोकन स्वॉर्ड नेफिस के पिता और दादा शक्ति के मामले में जितने भयानक हो सकते थे उतने थे। फिर भी वे अपने परिवार की रक्षा करने में असफल रहे।
इसलिए आखिरकार शक्ति इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यहाँ तक कि शाही लोग भी दुनिया की क्रूरता से सुरक्षित नहीं थे। सनी ने आह भरी और मापने वाली मशीन की ओर बढ़ा। मुट्ठी बांधकर उसने पूरी ताकत से वार किया। मशीन कुछ सेकंड तक गुनगुनाए और फिर एक संख्या दिखाए, 9। अरे चलो यार, कम से कम 10 तो बनता है। खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने फिर से प्लेट पर वार किया, लगभग अपनी उंगलियां चोटिल कर बैठा। लेकिन नतीजा वही रहा। धत्तेरे। सनी कुछ देर टहलता रहा, अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता हुआ। लगता था कि उसका भाग्य ही कमजोर होना था। आखिरकार प्रहार की शक्ति द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करती थी। त्वरण को तकनीक और अभ्यास से सुधारा जा सकता था, लेकिन द्रव्यमान ऐसी चीज थी जिस पर उसका ज्यादा नियंत्रण नहीं था। उसकी बढ़त पूरी हो चुकी थी और उसकी ऊंचाई भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह हमेशा हल्का ही रहने वाला था। ये कितना अनुचित है। अचानक भीतर जमा सारा रोष उमड़ पड़ा। उसने प्लेट पर फिर से वार किया, इस बार अपनी सारी हताशा उस एक प्रहार में डाल दी। उसी क्षण सनी के मन में एक अजीब सी प्रवृत्ति जाग उठी। उस प्रवृत्ति के आदेश का पालन करते हुए उसकी परछाई ऊपर की ओर बहती हुई आई और उसकी हथेली के चारों ओर लिपट गई, एक काले दस्ताने की तरह चिपक गई। अगले ही पल वार लगा। मशीन प्रहार की ताकत से कांप उठी। सनी दर्द से चिल्लाया और अपनी सूजी हुई मुट्ठी पकड़ते हुए पीछे हट गया। कुछ देर बाद परिणाम प्रदर्शित हुआ, लेकिन वह अब 9 नहीं था, वह 10 भी नहीं था, वह 18 था। सनी लंबे समय तक उस संख्या को बिना किसी भाव के देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। समझ गया, तो यही बात थी। बिल्कुल। उसने फिर से मुट्ठी भींची और उस काले छाया में दस्ताने की ओर देखा। आह, सचमुच कितना अमूल्य सहायक था। अब मजा आएगा। अध्याय 28, प्रशिक्षण का दौर। दिन पंख लगाकर उड़ गए। ड्रीम रियल्म की यात्रा की तैयारी के लिए सनी के पास केवल 4 हफ्ते थे, इसलिए एक भी मिनट बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। वह निर्दयता से अभ्यास कर रहा था, अपने शरीर और मन को उनकी सीमाओं तक धकेलते हुए, ताकि इतने कम समय में जितना संभव हो सके उतना ज्ञान और कौशल आत्मसात कर सके। दिन में वह टीचर जूलियस के साथ पढ़ता था और धीरे धीरे सभ्यता के अभाव में जीवित रहने और अपना ख्याल रखने के तरीके सीखता था। उनके पाठ अपेक्षाकृत सरल चीज़ों से लेकर, जैसे आग पैदा करने के विभिन्न तरीके, कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय विषयों तक फैले होते थे, जैसे खगोलीय दिशा निर्धारण। खगोलीय दिशा निर्धारण में आखिर इतना मुश्किल क्या था? असल में ड्रीम रियल्म तारों की बनावट के मामले में बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारे और नक्षत्र थे, यहाँ तक कि चंद्रमाओं की संख्या भी भिन्न थी। हालांकि सूरज एक सा ही लगता था, लेकिन उसका व्यवहार बेहद अप्रत्याशित था। फिर भी पर्याप्त ज्ञान के साथ आकाश का अध्ययन कर रास्ता ढूंढने के तरीके मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर पाठ सिद्धांत रूप में स्कूलों के पाठ्यक्रमों में पहले से शामिल थे और अधिकांश स्लीपर्स को ज्ञात भी थे। लेकिन किताब से कुछ सीखना और वही चीज़ किसी वास्तविक अवेकन से सीखना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। टीचर जूलियस की आदत थी कि वे विषय को बहुत गहराई से समझाते थे। इस समय खपत वाली आदत की वजह से सनी केवल क्या ही नहीं सीख पाया, बल्कि अक्सर क्यों की भी झलक पा जाता था। ड्रीम रियल्म के परिवेश के पीछे छिपे सिद्धांतों की यह शुरुआती समझ उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए कम से कम कुछ हद तक तैयार कर देती थी। यहाँ तक कि मृत भाषाओं के पाठ, जिन्हें सनी ने शुरू में बेकार समझा था, उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प साबित हुए। इसका एक बड़ा कारण ये था कि वे स्वयं स्पेल से जुड़े थे। आखिरकार स्पेल इंसानों से इन्हीं मृत भाषाओं में से एक में संवाद करता था। भाषा जानने से वह स्पेल की टिप्पणियों और विवरणों को बेहतर ढंग से समझने लगा। इसका सबसे सरल उदाहरण नेफिस और उसका ट्रू नेम था, चेंजिंग स्टार। तकनीकी रूप से यह अनुवाद सही था, लेकिन इसका सटीक अर्थ पूरी तरह व्यक्त नहीं करता था। रून भाषा की व्याकरणिक संरचना समझने पर यह साफ हो जाता था कि अधिक सटीक अनुवाद परिवर्तन का तारा, स्टार ऑफ चेंज होगा। इतना ही नहीं, परिवर्तन के लिए अलग अलग रून्स थे, जिनमें से हर एक का अपना अलग अर्थ था। इस्तेमाल किए गए रून के आधार पर इसका मतलब विनाशकारी तारा या दुर्भाग्य का तारा भी हो सकता था। शब्दों और भाव के छोटे से बदलाव से वास्तविक जीवन में बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता था। सनी, जिसने पहले कभी गंभीरता से पढ़ाई नहीं की थी, को इतना सारा सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया अजीब, सुन्न कर देने वाली और थकाऊ लगती थी। फिर भी एक तरह से यह रोमांचक भी थी। आखिरकार ज्ञान वही चीज थी जिस तक केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की पहुंच होती थी। यही ज्ञान पर अधिकार उन्हें शक्ति की स्थिति में बनाए रखता था, असमानता का एक दुष्चक्र रचते हुए। गरीबों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था और अच्छी शिक्षा के बिना उनके पास उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि सनी अब उन्हीं विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से एक था। इतना ही नहीं, वह सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर था। न केवल उसे असीमित ज्ञान तक पहुंच मिल गई थी, बल्कि उसकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और आश्रय भी सरकार द्वारा पूरी की जा रही थीं।
इससे वह पूरी तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, एक अवेकेंड के रूप में खुद को विकसित करना। अगर उसके पास समय होता तो यह अचानक बदलाव उसे गहरी दार्शनिक सोच में डुबो देता। लेकिन उसके पास समय नहीं था, क्योंकि टीचर जूलियस हर दूसरे दिन व्यवहारिक कक्षाएं लेने पर जोर देते थे। भले ही उनमें से कुछ वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन में होती थीं, वे हमेशा उन्नत शारीरिक फीडबैक वाले फुल इमर्शन स्टेशनों का इस्तेमाल करते थे। नतीजतन सनी हड्डियों तक थक जाता था। अच्छी बात यह थी कि इतने अभ्यास और उसके नए सिरे से गढ़े गए शरीर की वजह से सनी पहले से कहीं बेहतर हालत में था। बिना किसी विशेष युद्ध प्रशिक्षण के भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत, सहनशक्ति और फुर्ती तेजी से बढ़ रही थी। असल में पहले नाइटमेयर को पूरा करने के बाद जो अजीब पुनर्जन्म उसने झेला था, उसने उसके शरीर की अंतर्निहित क्षमता को बढ़ाकर मानव सीमाओं के शिखर तक पहुंचा दिया था। अब उस क्षमता को साकार करना उसके अपने पसीने, प्रयास और कड़ी मेहनत पर निर्भर था। जंगल में जीवित रहने के व्यवहारिक अभ्यास ने उसे यह मौका दिया। और जैसे कि यह सब काफ़ी नहीं था, सनी गुप्त रूप से दूसरे स्लीपर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और हर रात शैडो कंट्रोल का अभ्यास करता था। उसकी परछाई इतनी स्वतंत्र हो चुकी थी कि उसे बिना सीधे नियंत्रण के भी टोही मिशनों पर भेजा जा सकता था। वह इधर उधर चुपके से जाती, बातचीत सुनती और उन कक्षाओं को देखती जहां स्लीपर्स को अपनी एस्पेक्ट क्षमताएं दिखानी पड़ती थीं। फिर जब सनी खाना खाकर अपने कमरे में लौटता, परछाई वापस आकर दिन भर में जो कुछ देखा सुना था सब साझा कर देती। इस व्यवस्था की एकमात्र समस्या ये थी कि परछाई अपनी बाहरी व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के बावजूद काफ़ी भोली निकली। वह मानव दुनिया के काम करने के तरीकों को ठीक से नहीं समझती थी और इस वजह से अक्सर उपयोगी जानकारी और बेकार गपशप में फ़र्क नहीं कर पाती थी। इसलिए ज़्यादातर समय सनी को किसी महत्वपूर्ण रहस्य की जगह बेकार बातें या हल्की फुल्की अफवाहें ही मिलती थीं। इसी तरह उसे पता चला कि स्लीपर सेंटर में प्रेम का माहौल बना हुआ था। आखिरकार 100 खूबसूरत युवा लोग जमीन के नीचे एक दूसरे के बेहद करीब बंद थे और उनके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था। कई लोगों को लगने लगा था कि जिंदगी छोटी है और अभी जी भरकर जी लेना चाहिए। आसन्न खतरे की छाया में जुनून पनप रहा था। बेशक सनी इस सब से पूरी तरह बाहर था। पहली बात, उसने खुद को एक नापसंद किए जाने वाले सनकी के रूप में स्थापित कर लिया था। दूसरी बात, उसके पास अपने सबक और प्रशिक्षण के अलावा किसी और चीज़ के लिए समय ही नहीं था। और अंत में वह किसी के भी बहुत करीब आने से डरता था, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए जहां उसे अपना ट्रू नेम बताना पड़े। जानकारी इकट्ठा करने, विभिन्न एस्पेक्ट क्षमताओं और कुछ हद तक फ्लॉस की सीमाओं को समझने के अलावा वह शैडो कंट्रोल के साथ भी प्रयोग कर रहा था। नतीजे बेहद उत्साहजनक थे। उसने जल्दी ही जान लिया कि उसकी परछाई सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं को भी सशक्त बना सकती थी। अगर वह किसी हथियार के चारों ओर लिपट जाती तो हथियार ज्यादा जोर से वार करता और अधिक नुकसान पहुंचाता। अगर वह कवच पर लागू होती तो वह कहीं ज्यादा मजबूत और तोड़ना कठिन हो जाता। ये बढ़ोतरी भी मामूली नहीं थी, लगभग मूल क्षमता से दोगुनी। कुल मिलाकर अगर इस क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह स्लीपर्स के बीच एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। कई युद्ध केंद्रित एस्पेक्ट ज्यादा गति या नुकसान दे सकते थे, कई बेहतर रक्षा प्रदान कर सकते थे, लेकिन कोई भी शैडो स्लेव जितना संतुलित और बहुपयोगी नहीं था। ऊपर से शैडो साइट, शैडो सटेप और शैडो स्काउट की अतिरिक्त उपयोगिता ये सचमुच अविश्वसनीय था। इसी तरह दिन बीतते गए और धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए और सनी को पता भी नहीं चला कि शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस आ चुका था। अध्याय 29, पृथ्वी पर आखिरी दिन। शीत अयनांत विंटर सोल्स्टिस के दिन सनी थका थका और उनिंदा महसूस करते हुए जागा। वह इस सुस्ती को जितना भी झटकने की कोशिश करता वह जाती ही नहीं। आखिरकार वह कुछ देर तक बिस्तर में ही पड़ा रहा और खुद को कंबल में लपेट लिया। उसे इस कभी न खत्म होने वाली, जकड़ लेने वाली नींद का एहसास पहले से ही परिचित था। ये वही अनुभूति थी जो उसके पहले नाइटमेयर से पहले के दिनों में होती थी। यह उस एहसास से भी काफ़ी मिलती जुलती थी जो उसने ब्लैक माउंटेन की ढलानों पर हाइपोथर्मिया से धीरे धीरे मरते समय महसूस की थी। आसन मृत्यु की ठंडी बाहों को याद करते हुए सनी अनायास ही कांप उठा। ये पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन था, कम से कम कुछ समय के लिए। रात होते होते स्पेल उसे एक बार फिर ले जाने वाला था, इस बार ड्रीम रियल्म की विशालता को चुनौती देने के लिए। उस उजड़े हुए जादुई संसार में उसका सामना किससे होगा? क्या इस बार किस्मत उसका साथ देगी या फिर कोई और आपदा उसका इंतजार कर रही होगी? उफ, अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं था। जो होना था उसके लिए वह अपनी पूरी क्षमता से तैयारी कर चुका था। उसने जमकर पढ़ाई की, कड़ा प्रशिक्षण लिया और अपने रहस्य को सुरक्षित रखा। उसका एस्पेक्ट ज्यादातर लोगों से बेहतर था और जीवित रहने की उसकी इच्छा बाहरी इलाकों की कठोर वास्तविकता और पहले नाइटमेयर की और भी कठोर परीक्षा से तप चुकी थी। कुल मिलाकर वह तैयार था। एक आह भरते हुए सनी बिस्तर से उठा और अपनी सुबह की दिनचर्या में लग गया। अगर ये लंबे समय तक उसका आखिरी गर्म शौवा होने वाला था तो वह इसे जी भरकर आनंद लेना चाहता था।
और अगर यह कुछ समय के लिए उसका आखिरी लजीज नाश्ता होने वाला था। असल में उसे भूख ही नहीं लगी थी। कैफेटेरिया स्लीपर्स से भरा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। हर कोई उदास लग रहा था और असामान्य रूप से आत्ममंथन में डूबा हुआ था। न कोई सामान्य हंसी थी, न ही शोर शराबे वाली बातचीत, केवल लीगेसीज ही शांत और संयमित दिख रहे थे। हालांकि वे भी अपने अपने में सिमटे हुए थे। सनी ने पिछली बार को याद किया जब वह स्पेल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था और थोड़ी झिझक के साथ कॉफ़ी मशीन की ओर बढ़ा। अकादमी में अपने प्रवास के दौरान उसने कब का जान लिया था कि बहुत से लोग अपनी कॉफ़ी में चीनी और दूध मिलाने के आदी हैं। तो इस शुभ दिन पर उसने एक बार फिर इसे आजमाने का फैसला किया। आखिरकार परंपराएं होना अच्छा लगता है। कुछ मिनटों बाद वह कैसिया अंधी लड़की के पास वाली अपनी सामान्य सीट पर बैठ चुका था। उनकी मजबूर नज़दीकी के बावजूद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी, जैसे दो अजनबी जिन्हें परिस्थितियों ने एक ही जगह साझा करने के लिए मजबूर कर दिया हो। सनी को नहीं लगा कि आज इसमें कोई बदलाव होगा, लेकिन जैसे ही उसने कॉफ़ी की पहली चुस्की ली, कैसिया ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी सुंदर अंधी नीली आंखों से उसकी ओर देखने लगी। घबराकर सनी ने इधर उधर देखा कि कहीं किसी और ने उसका ध्यान तो नहीं खींच लिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि ऐसा नहीं है, उसने सुना, जन्मदिन मुबारक। क्या? सनी ने भौहें सिकोड़ लीं, उसके शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए। फिर उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक उभरी। ओह, सही है, आज मेरा जन्मदिन है। वह इसे पूरी तरह भूल गया था। आज वह 17 साल का हो रहा था। रुको, उसे यह कैसे पता? सनी ने अंधी लड़की को अजीब नज़र से देखा, मुंह खोला और फिर इस बात को जाने देने का फैसला किया। वह बस बहुत डरावनी थी। धन्यवाद। सिर हिलाकर कैसिया ने मुंह फेर लिया और फिर से बातचीत में रुचि खो दी, जो बेहतर ही था। सनी वापस अपनी कॉफ़ी पर ध्यान देने लगा और इस बार उसे वह ज़्यादा बुरी नहीं लगी। बेशक ज़्यादातर काम चीनी और क्रीम ही कर रही थीं, लेकिन उसे कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा ज़्यादा जागा जागा सा महसूस हुआ। 17 है न? सनी को कभी यकीन नहीं था कि वह इस उम्र तक जिंदा रहेगा। और फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद वह यहाँ था। जिंदगी वाकई कभी कभी बेहद अप्रत्याशित होती है। अगर किसी ने उसे एक साल पहले बताया होता कि वह अपना 17वां जन्मदिन असली दूध और चीनी वाली असली कॉफ़ी पीते हुए मनाएगा, तो वह उसके मुंह पर हंस देता। लेकिन अब यह हकीकत थी। अनचाहे ही सनी को वे लोग याद आ गए जो बहुत पहले उसके साथ उसके जन्मदिन मनाया करते थे। उसका मूड खराब होने से पहले ही उसने दृढ़ता से उन ख्यालों को झटक दिया और खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। ये बुरा नहीं है, अगली बार भी ऐसा ही करेंगे, अगले साल जब मैं एक अवेकेंड बन चुका होऊंगा। खुद को यूं ही उत्साहित करते हुए उसने अपनी कॉफ़ी खत्म की और कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। आज कोई कक्षाएं नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह वाइल्डनेस सर्वाइवल कक्षा में गया और टीचर जूलियस से विदा ली। बूढ़ा आदमी उसे विदा करते समय काफ़ी भावुक हो गया। उसने एक आखिरी सलाह दर्जन भर बार दी और यहाँ तक कि यह वादा भी किया कि जब सनी पूर्ण अवेकेंड बन जाएगा तब उसके लिए एक शोध सहायक की पोस्ट खुलवाने की कोशिश करेगा। सनी ने उसके समय और धैर्य के लिए धन्यवाद देते हुए विदा ली। इसके बाद करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। जब सूरज ढलने के करीब था, इंस्ट्रक्टर रॉक ने उन्हें स्लीपर सेंटर के फ्लोर में इकट्ठा किया और बाहर ले गया। सफ़ेद इमारत के चारों ओर फैले बर्फीले पाकों में दूसरे अवेकेंड भी अपने अपने स्लीपर्स के समूहों को उसी दिशा में ले जा रहे थे। उनका गंतव्य था अकादमी का मेडिकल सेंटर। वह सेंटर अस्पताल से ज़्यादा किसी तीर्थस्थल जैसा लगता था। उसके भीतर अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ अवेकेंड में से कुछ सर्वश्रेष्ठ हीलर्स भी मौजूद थे। ड्रीम रियल्म की अपनी पहली यात्रा के दौरान स्लीपर्स के शरीर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पॉड्स में सुरक्षित रखे जाते और अगर स्पेल के उस पार कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित होता तो उन हीलर्स की जादुई शक्तियों से उन्हें जीवित रखा जाता। बेशक अंत में वे जागेंगे या नहीं, ये पूरी तरह स्लीपर्स पर ही निर्भर करता था। सनी के आश्चर्य के लिए मेडिकल सेंटर में प्रवेश करने के बाद इंस्ट्रक्टर रॉक उन्हें सीधे स्लीपर पॉड्स वाले हिस्से में नहीं ले गए। इसके बजाय वे उन्हें एक अपेक्षाकृत सुनसान मंजिल पर ले गए और फिर एक विशाल गैलरी के दरवाजे खोल दिए जो डूबते सूरज की सुंदर गहरी लाल किरणों से जगमगा रही थी। वहां उन्होंने व्हीलचेयरों की लंबी लंबी कतारें देखीं। हर व्हीलचेयर पर एक व्यक्ति बैठा था जिसके चेहरे पर एक खाली अजीब सी शांत अभिव्यक्ति थी। वे सभी पूरी तरह शांत, निष्क्रिय और स्थिर थे। मेहमानों के आने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सब जैसे खाली थे। उस भयावह खामोशी में सनी को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए और एक रेंगता हुआ आतंक उसके दिल में गहराई तक उतर गया। इंस्ट्रक्टर रॉक ने उन खाली लोगों की ओर गंभीर नज़रों से देखा। मैं तुम्हें यहाँ एक वजह से लाया हूँ। ध्यान से देखो और याद रखो, तुम में से कुछ जानते हो सकते हैं कि ये लोग कौन हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए इन्हें फॉलो कहा जाता है। उसने दांत पीस लिए। इनमें से हर एक कभी न कभी या तो स्लीपर था या अवेकेंड। कुछ कमज़ोर थे, कुछ मजबूत, कुछ तो बेहद शक्तिशाली भी थे।
लेकिन ये सभी ड्रीम रियल में मारे जा चुके हैं। उनकी उनकी आत्माएं चली गई हैं, सनी ने भयभीत होकर महसूस किया। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हारी आत्मा नष्ट होने पर शरीर भी मर जाता है, लेकिन अगर नहीं तो तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। हॉलो, इंस्ट्रक्टर रॉक ने उस दिशा में नजर डाली जहां कास्टर और नेफिस खड़े थे और फिर जोड़ा, इसलिए वहां बाहर मत मरना। आधे घंटे बाद स्लीपर्स को उनके निजी कमरों में ले जाया गया और वे पॉड्स में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। एक कमरे में अंधी लड़की कैसिया नए और अपरिचित स्थान में खुद को संभालने की असहाय कोशिश कर रही थी, दीवारों और अजीब मशीनों को अपने हाथों से टटोलते हुए। उसकी सुंदर बुढ़िया सी शक्ल से आंसू बह रहे थे। दूसरे कमरे में गर्वित लीगेसी कास्टर फर्श की ओर शून्य नजरों से देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, एक अजीब सा वाक्य बार बार दोहराते हुए। वह कांप रहा था। कहीं और चेंजिंग स्टार नेफिस अमरज्वाला वंश की आखिरी पुत्री अपने हाथों की ओर देख रही थी। उसकी त्वचा के नीचे एक कोमल सफ़ेद आभा धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। उसका चेहरा असहनीय पीड़ा की विकृत अभिव्यक्ति से तना हुआ था। और अंत में एक ऐसा कमरा भी था जहां शैडो स्लेव सिनलेस, लॉस्ट फ्रॉम लाइट, स्लीपिंग पॉड से मुंह मोड़कर अपनी परछाई की ओर देख रहा था। तो तैयार हो? परछाई ने कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। सनी ने आह भरी, हाँ मैं भी, ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और पॉड में चढ़ गया। विशाल गूंजती हुई अंधेरी शून्यता में उसने सुना, ड्रीम रियल में आपका स्वागत है सनलेस। अध्याय 30, तारों से रहित शून्य। सनी को उम्मीद थी कि ड्रीम रियल में पहुंचते ही वह सबसे पहले उस जगह को ऊपर से देखेगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले नाइटमेयर की शुरुआत में हुआ था। तब समय जादुई रूप से उल्टा बहा था, जिससे उसे आने वाले खतरों की कुछ झलकियां देखने का मौका मिला था। लेकिन इसके बजाय स्पेल का स्वागत संदेश सुनते ही सनी खुद को अंधा और डूबता हुआ पाया। जैसे ही उसने सहज रूप से चीखने के लिए मुंह खोला, खारा पानी भीतर घुस गया, जिससे वह खांसने और तड़पने लगा। इतना ही नहीं, वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था कि उसकी दृष्टि काम नहीं कर रही थी, बल्कि आसपास रोशनी का कोई स्रोत ही नहीं था। आमतौर पर अंधेरा सनी के लिए समस्या नहीं होता था, लेकिन किसी वजह से इस बार उसकी दृष्टि बेकार हो गई थी। शायद जिस समुद्री पानी में वह डूबा हुआ था वही उसे रोक रहा था। अगर परछाइयों से मिलने वाली विशेष स्थान ज्ञान की क्षमता न होती तो वह पूरी तरह दिशाहीन हो जाता। उसकी मदद से वह किसी तरह ये समझ पाया कि ऊपर कौन सी दिशा है और नीचे कौन सी। सौभाग्य से टीचर जूलियस की कक्षाओं में तैराकी भी शामिल थी। मन ही मन बूढ़े आदमी और मास्टर जेट को धन्यवाद देने की कसम खाते हुए सनी ने खुद को शांत रखा और ऊपर की ओर तैरना शुरू किया। कुछ लंबे और तनावपूर्ण पलों बाद उसका सिर पानी की सतह से बाहर निकला। सनी आखिरकार एक गहरी भारी सांस ले सका। सांस लो, तुम जिंदा हो। फेफड़ों की जलन को शांत करने और खुद को थोड़ा संभालने के बाद सनी ने सावधानी से पानी में घूमते हुए अपने आसपास को देखने की कोशिश की। उसके सामने अनंत काले रंग की लहरों का विस्तार था। उनके ऊपर एक खाली काला आसमान, न चांद न तारे, बस दमनकारी शून्यता का अंधकार। सनी ने कई बार पलकें झपकाईं, उसके दिल में ठंडा डर उतर आया। ये समंदर है, महासागर। क्या मुझे बीचों बीच समुद्र में फेंक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं जमीन जरूर होनी चाहिए थी। वह अभी घबराहट के उस पल में ही था कि अचानक एक दूर की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। सनी ने मुड़कर देखा और एक त्रिकोणीय पृष्ठीय पंख डॉर्सल फिन को अपनी ओर बढ़ते देखा। सौभाग्य से वह अभी सैकड़ों मीटर दूर था। रुको, अगर यह इतना दूर है तो मुझे यह इतना साफ कैसे दिख रहा है? हालांकि वह पानी में था, फिर भी सनी को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया हो। उसके अनुमान से वह पंख कम से कम 5 मीटर ऊंचा था। वह तेजी से पास आ रहा था, हर सेकंड के साथ साफ तौर पर बड़ा होता जा रहा था। लानत है तुम पर, स्पेल। आंखों में दहशत लिए सनी ने फिर से घूमकर किसी भी चीज को खोजने की कोशिश की, कुछ भी जो उसे बचा सके। तभी थोड़ी दूरी पर उसने पानी से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ एक काला पिंड देखा। सोचने में एक पल भी न गंवाते हुए उसने पूरी ताकत से हाथ पैर चलाए और उस काले पिंड की ओर तैरने लगा। लेकिन वह जितनी तेजी से तैरता, पीछे से आ रही अज्ञात दैत्याकार छाया उतनी ही तेजी से पास आती जाती। उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा इस असीम आदिम भय के सामने भी तर्कशील बना रहा। पूरी तरह घबराहट में डूबने से खुद को रोकते हुए सनी ने सोचा और फिर चुपचाप अपनी परछाई को आदेश दिया कि वह उसके शरीर के चारों ओर लिप जाए। तुरंत उसकी गति दोगुनी हो गई। अज्ञात विशालकाय के उसे पकड़ने से ठीक कुछ सेकंड पहले सनी उस काले पिंड तक पहुंच गया, हाथ बढ़ाए और खुद को पानी से बाहर खींच लिया। वह किनारे से लुढ़क गया, असमान चट्टानों पर उसकी त्वचा छिल गई और जब उसके नीचे की पूरी सतह जोर से कांपी जैसे किसी बेहद भारी चीज ने उससे टक्कर मारी हो, तो वह डर से उछल पड़ा। पीछे हटते हुए सनी ने पानी से बाहर निकलते हुए भयानक जबड़े देखे, कतारों में लगे विशाल दांत जिनमें से हर एक उसकी लंबाई जितना था। उसकी आंखें फैल गईं, ये समझते हुए कि जिस चट्टान पर वह चढ़ा था
वह इस दानव से बचाने के लिए काफ़ी ऊंची नहीं थी। यह मुझे खाने की कोशिश भी क्यों कर रहा है? मैं इतना छोटा हूं कि इस जैसे दैत्य के लिए भरपेट नाश्ता भी नहीं बन सकता। लेकिन इससे पहले कि वह दानव हमला कर पाता, अचानक एक विशाल टेंटेकल पानी को चीरता हुआ बाहर आया और किसी अजीब काले स्तंभ की तरह हवा में उड़ गया। कुछ ही पलों में वह नीचे गिरा, विशाल जबड़े वाले प्राणी को जकड़ लिया और उसे वापस पानी के नीचे खींच ले गया। सनी के पैरों से जान निकल गई और वह जमीन पर ढेर हो गया, मुंह खुला हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद अंधेरा समुद्र फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उदासीन लहरें बिना रोशनी वाले आसमान के नीचे चुपचाप हिलती रहीं। तो वह मुझे खाने नहीं आ रहा था, सनी ने जड़ होते हुए समझा। वह भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद सनी को यकीन हो गया कि कम से कम अभी तो कोई चीज़ उसे निगलने नहीं वाली है। इस भरोसे के साथ वह आखिरकार कांपना बंद कर सका और अपने आसपास को थोड़ा सा देखने की स्थिति में आया। जिस काले पिंड पर वह चढ़ा था, वह लगभग 12 मीटर व्यास का एक अकेला पत्थर का मंच निकला। उसकी सतह ज्यादातर समतल थी, उस पर खांचे बनी थीं और वह कुछ हद तक सूखी थी। किनारों की नियमित आकृति को देखकर वह प्राकृतिक संरचना से ज्यादा किसी मानव निर्मित चीज जैसा लग रहा था। लेकिन फिर ड्रीम रियल में ये तय करना मुश्किल था कि कोई मानव निर्मित चीज सच में इंसानों ने ही बनाई हो या फिर बेहतर है इस बारे में न सोचा जाए। वह मंच किसी से जुड़ा नहीं था, अंधकार के समुद्र में एक छोटे से द्वीप की तरह मौजूद। सनी जितना देख सकता था, पानी के ऊपर इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये जानने के बाद उसे एक और बात का एहसास हुआ। वह गीला, ठंडा और पूरी तरह नग्न था। उसके बचाव में कहा जाए तो जब कोई खुद को अथाह दैत्यों से बचाने की कोशिश कर रहा हो तो कपड़ों के बारे में सोचना आखिरी चीज होती है। और वैसे भी यहाँ उसकी सफ़ेद चमड़ी और निजी अंगों को देखने वाला कोई था भी नहीं। फिर भी ठंड तो लग ही रही थी। सनी ने पपेटिया का श्राउड बुलाया और देखा कि कैसे गहरे स्लेटी रंग के कपड़े उसके शरीर को ढक लेते हैं। इसके साथ नरम तलों वाले ऊंचे चमड़े के जूते भी आ गए। धूसर कपड़े और फीके चमड़े में लिपटा हुआ वह अचानक कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा, और सबसे बढ़कर गर्म। इसके बाद सनी मंच के बीचों बीच बैठ गया, जितना हो सके पानी से दूर, और ड्रीम रियल्म के हर उस क्षेत्र की विशेषताओं को याद करने की कोशिश करने लगा जिनके बारे में उसने कभी सुना या पढ़ा था। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी इस तारों से रहित अंधेरे शून्य से मेल नहीं खाता था। बिल्कुल नहीं, उसने थोड़ी खींच के साथ सोचा। अगर कभी कोई बदकिस्मत इंसान यहाँ आया भी हो तो मुझे शक है कि वह जिंदा असली दुनिया में लौट पाया होगा, खासकर उन चीज़ों के साथ जो पानी के नीचे छिपी हुई थीं। अभी इतना निराश नहीं हुआ था कि मंच छोड़कर जमीन की तलाश में तैरने लगे, इसलिए सनी ने इंतजार करने का फैसला किया। शायद समय के साथ कुछ बदल जाए। हल्की सी आह भरते हुए उसने आदतन अपनी परछाई को देखा, लेकिन चारों ओर घुप अंधेरा होने की वजह से वह दिख नहीं रही थी। बस उसकी मौजूदगी का हल्का सा एहसास था। ये तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसा होगा, है न? इतनी उदासी और आसमान में एक भी तारा नहीं। परछाई ने स्वाभाविक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। खैर, पहले अच्छा काम किया। सिर हिलाकर सनी लेट गया और अपने हाथों को तकिए की तरह इस्तेमाल करने लगा। ज्यादा कुछ सोचे बिना वह काले आसमान की ओर ताकता रहा और इंतजार करता रहा। लहरों की उठापटक की आवाज़ सच कहें तो काफ़ी सुकून देने वाली थी। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद कर लीं और सुनता रहा। मिनट घंटे बनते गए। अचानक सनी ने समुद्र की आवाज़ में हल्का सा बदलाव महसूस किया, जैसे कुछ हिल रहा हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि आसमान का एक कोना धीरे धीरे धूसर हो रहा था। जल्द ही क्षितिज के ऊपर एक फीका सा सूरज उगता दिखाई देने लगा। तारों से रहित शून्य में एक नया दिन आ चुका था, और उसके साथ ही अंधेरा समुद्र अचानक उफन पड़ा।